तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 159 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैंट पे हमने देखा था कि वहाँ यंग मास्टर हाजिन जो होता है वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर से मिलने के लिए जाता है। जैसे वहाँ पर वो उसके सामने अपीयर होता है तो जबरदस्त प्रेशर निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर प्रेशर जो होता है इन दोनों के ऊपर पड़ रहा होता है। तो हाजिन और मिस रिन जो होते हैं वो नदी के दूसरे किनारे के ऊपर खड़े होते हैं। वहाँ पर हमारा हाजिन खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि इस वक्त म्यूरियम अलायंस के अंदर दो ही पावरफुल फिगर्स हैं, एक स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का ये मास्टर और दूसरी तरफ से राइटियस अलायंस का वो कमीना अलायंस लीडर यानी कि डैम सोयोंग। दोनों तरफ से वहां पर प्रेशर निकल रहा था, एक तरफ से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड का और दूसरी तरफ से हमारे हीरो का जहां पर प्रेशर निकल रहा था। दोनों का प्रेशर वहां पर आपस में टकराता है। जब उनका ऑरा आपस में टकराता है तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी पावर जो है मेरी पावर से फिलहाल के लिए ज्यादा है। हाँ, ये बात तो ठीक है और मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए ये अलायंस लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी डैम सोयोंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम बस यहाँ पर हमारे साथ अपनी पावर को टकराने वाले हो या फिर हमें इस नदी को क्रॉस करना होगा। तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें इस नदी को क्रॉस करके मेरी तरफ आना होगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो नदी के पानी के ऊपर पांव रखता है तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो पानी के ऊपर अपना पांव आगे की तरफ बढ़ाता है तो पानी बॉयल होता जा रहा होता है। इस बात से मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहता है क्या तुमने यहाँ पर से बैरियर को हटाया नहीं था। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहता है कि मैंने बैरियर को हटा दिया था। तो इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है अगर यहाँ पर इसने बैरियर को हटा दिया था तो फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी बॉयल क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस बैरियर को हटाने के बाद इस तरह से पानी के बॉयल होने का मतलब यही है कि इस लड़के की पावर लेवल इतनी है कि ये फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस कर सकता है। और अगर ये लड़का यहाँ पर इस जगह के ऊपर बिछाई गई पावरफुल फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस ला सकता है तो इसका मतलब यह है कि डिमोनिक कल्ट के लोगों ने यहाँ पर एक मॉन्स्टर को पैदा किया है। ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह ही है। और इसी के साथ ही दोनों जो होते हैं वहां पर गैसिबू में जाकर बैठ जाते हैं। तो हमारा यंग मास्टर से अपना नाम बताता है तो उसे कहता है तो तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के यंग लॉर्ड हो। तो हाजिन वहां पर सोच रहा था कि बाहर की दुनिया के लोग हमें डिमोनिक कल्ट के लोग कहते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर मेरे मुंह के ऊपर डिमोनिक कल्ट कह दिया। हालांकि हम लोग अपने डिमोनिक कल्ट को हिवनली डिवाइन डिमोनिक कल्ट कहते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि बताओ क्या तुम ड्रिंक लोगे। तो हाजिन उसे कहता है अगर बात बनी तो फिर ड्रिंक भी पीऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा केयरफुल हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पॉइजन दे दूंगा। तो हाजिन कहता है कि केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है जब तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर कूल बनने के चक्कर में मारे जाते हैं और मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मास्टर से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन मैं भी ऐसा कोई इंसान नहीं हूँ जो कि अपने मिलने वाले बंदे को यहाँ पर बुलाकर उसे पॉइजन देकर मार डालू। मैं इस तरह की गंदी चालें बिल्कुल भी नहीं चलता। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात के भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये बात सुनने के बाद उसके अपने गार्ड सोच रहे होते हैं कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, ये तो मास्टर के मुंह के ऊपर उसके इंसल्ट किए जा रहा है। जबकि फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर मेरे मुंह के ऊपर ये बात कह रहे हो कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो कहता है हाँ यही समझ लो। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ जिसने अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए यहाँ पर वो कुछ किया है जो कोई और कर भी नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचे और ऐसे बंदे के सामने मुझे यहाँ पर पूरी तरह से काशिश रहने की जरूरत है। मैं तुम्हारे पर पूरी तरह से भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कौन कौन सी स्ट्रगल से होकर इस लेवल तक पहुंचे और इस लेवल को मेंटेन करने के लिए तुम क्या कुछ कर सकते हो। और मैं यहाँ पर किसी टाइगर की केव के अंदर बैठकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मुझे टाइगर के ऊपर भरोसा और टाइगर मुझे खाएगा नहीं। तो ये बात सुनने के बाद फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर सोच रहे होते हैं कि लड़का तो कुछ ज्यादा ही समझदार है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अगर किसी टाइगर की केव के अंदर जाऊंगा तो वहां पर वेपन लेकर जाऊंगा, अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले है। तो उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी तारीफ तो की लेकिन साथ ही यहाँ पर मेरी इंसल्ट भी की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बात को इग्नोर कर देता हूँ। और साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि वहां पर उनका जो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होता है वो सोच रहा होता है कि ये लड़का जो है हालांकि ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन हमारे लॉर्ड के सामने इस तरह से बैठकर वो भी इतनी बोल्ड बातें कर रहा है कि मुझे खुद यहाँ पर हैरानी हो रही है। फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हें ये बात पता है कि मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस पोजीशन को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों की जान लिया, उन सभी लोगों की जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर थे। यही वजह है कि मैं यहाँ पर इस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो लोग यहाँ पर मॉन्स्टर बनने की पावर रखते हैं, यानी कि अभी फिलहाल के लिए कमजोर है लेकिन आगे जाकर वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और ऐसे लोगों को या तो मैं पहले ही मार डालता हूँ या फिर उन्हें अपनी साइड के ऊपर ले आता हूँ ताकि कल को मुझे नुकसान ना पहुंचाएं। तुम्हारा यंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तीनों पावरफुल फोर्सेज हैं और अगर यहाँ पर तुम्हें मार दिया गया तो फिर एक जंग छिड़ सकती है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन अपने सक्सेसर के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हें सप्रेस करना होगा क्योंकि कल को तुम यहाँ पर अपने कल्ट के लीडर बन जाओगे और मेरा सक्सेसर यहाँ पर मेरे कल्ट का लीडर बनेगा। वो दोनों फिर से वहां पर काफी सारी बातें करते हैं और उसके बाद हमारा हाजिन कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइनली असली बात आने वाली है, क्योंकि हम दोनों ने अपनी बातों के साथ
साथ एक दूसरे को कन्विंस कर लिया है कि एक दूसरे से अपना काम निकलवाने के लिए ही बात होने वाली है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डैम सोयोंग का दिखाया जाता है कि लायंस लीडर जो होता है फिर से वहां पर कलरफुल फूल चुन रहे होते हैं और इसी के साथ ही वो एक फूल निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ही कम रंग होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये फूल भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है और उसे फेंक देते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा मन शांत नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कोई अच्छा फूल नहीं निकाल पा रहा। मुझे यहाँ पर 12 रंगों वाला एक फूल चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर मिल नहीं पा रहा। फिर साथ ही वो सोच रहे होता है कि इस वक्त म्यूजियम में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि एक तीसरी फोर्स यहाँ पर ये सब कुछ करवा रही है और साथ ही यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके ऊपर नजर रखने के लिए 2 पावरफुल सेक्टर्स हैं जो कि अपनी अपनी जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके यहाँ पर हमारे तक पहुंचाते हैं। उनमें एक बैगर सेक्टर और साथ ही हाउ फैक्शन के लोग हैं। तो यहाँ पर बैगर सेक्टर के लोग तो पूरी तरह से हमारे साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाउ फैक्शन के गिर्द घेरा तंग करना होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सही तरह हमारे तक नहीं पहुंच पा रही वो यहाँ पर हाउ फैक्शन की वजह से हो रही है। तो अगर बैगर सेक्टर के लोग यहाँ पर इसमें कामयाब हो पाते हैं, अगर वो हाउ फैक्शन को पूरी तरह से यहाँ पर टारगेट करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में पता चल सकता है कि ये किसने किया है। तो इसी के साथ एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि लायंस लीडर मिस्टर कैंग आपसे मिलने के लिए आए। तो वो कहता है बहुत ही अच्छे। और इसी के साथ मिस्टर कैंग से मिलने के लिए रूम में आता है जहां पर मिस्टर कैंग वहां पर बैठा होता है और उसे कहता है कि काफी अरसे के बाद आपसे मिल रहा हूं। जबकि यहीं पास नेक्स्ट सीन जो होता है हिमवली डिवाइन डीमन कल्ट का दिखाया जाता है जहां पर मिलिट्री ऑफिस में हमारे जनरल स्ट्रेटजिस्ट बैठे होते हैं और उनके पास वहां पर एक मैसेज आता है। तो वो उस मैसेज को ओपन करते हैं और कहते हैं कि ये तो हाउ फैक्शन की तरफ से और यहाँ पर बैगर सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बैगर सेक्टर के लोग जहाँ हाउ फैक्शन के पीछे बढ़ गए हैं। कमीने लोग यहाँ पर पूरी तरह से इंफॉर्मेशन हासिल करने में सक्षम रहे हैं, यानी कि वो लोग अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जहां तक कि वो इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से हासिल कर रहे हैं उस जगह के ऊपर भी जहां पर जोंगनैन के अंदर हमारा यंग मास्टर गया था। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो लोग जहां पर हाउ फैक्शन तक पहुंच जाएंगे और हाउ फैक्शन के ऊपर उनकी पूरी नजर है। अगर हमने जल्दी से जल्दी जहां पर बैगर सेक्टर का कुछ नहीं किया तो फिर जहां पर हाउ फैक्शन पूरी तरह से फंस जाएगा। जहां पर नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से उसे गाजीबू का दिखाया जाता है जहां पर हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें समझ जा ही गई होगी कि मैं जहां पर तुमसे क्या चाहता हूं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, लेकिन तुम खुद मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। लॉर्ड उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह से सपोर्ट करूं कि मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में ना और तुम जो भी यहाँ पर करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से टॉप पोजीशन में आ जाऊंगा। अगर तुम यहाँ पर बीच में आते हो तो फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें मुश्किल में डालने के लिए मुझे खुद यहाँ पर एक्शन में आना पड़ेगा, यानी कि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को पूरी तरह से तुम्हारे खिलाफ होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा हाजिन उसे कहते हो तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मुझे तुम्हारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को पूरी तरह से बर्बाद करना होगा। ये बात सुनते ही उसके दोनों साथी जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये हमारे मुंह के ऊपर यहाँ पर इस तरह की बात कर रहा है। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड मुझे लगता है कि तुम इस बारे में इसी तरह से सोचते होगे कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ नहीं देता फिर तुम भी यहाँ पर हमारे जो ब्लड कल्ट है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे डिमोनिक कल्ट को बर्बाद कर सकता तो मैं जरूर करता। तो हमारा हाजिन उसे कहता तो फिर यही समझ लो कि हम दोनों के बीच में यही रिलेशन है नफरत का, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन जब दुश्मन यहाँ पर आपस में मिलते हैं तो वो दोस्त नहीं बनते बल्कि वो एक दूसरे को यूज करते हैं। बस ये चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए तुम अपनी दुश्मनी को बुलाकर मुझे एक ओपन रास्ता दे दो ताकि मैं यहाँ पर अपने जो काम करने वाले हैं वो काम पूरे करूँ और उसके बाद तुम्हें छोड़कर वापस चला जाऊंगा। मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड से कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं हीवनली राइटियस अलायंस को बर्बाद करने में? तो हाजिन उसे कहता है नहीं, हीवनली राइटियस अलायंस को मैं अकेला बर्बाद करूंगा, तुम्हें बस यहाँ पर मेरे रास्ते में नहीं आना। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 159 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर दोनों के बीच में बातचीत सक्सेसफुल रहेगी और क्या यहाँ पर फोर्ट्रेस लॉर्ड उसकी बात मानेंगे या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 160 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माचुन हाजिन जो होता है वहां पर फोर्ट्रेस लॉर्ड से कहता है कि मैं अकेला ये करने वाला हूं, मैं जाकर राइटियस अलायंस को अकेले बर्बाद करूंगा। तो वो उसे कहता है क्या तुम अकेले ये कर लोगे? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर सही से बताऊं तो मैं हीवनली राइटियस अलायंस को बर्बाद नहीं करना चाहता बल्कि उनके राइटियस अलायंस का जो लीडर डैम सोयूक है उसको मारना चाहता हूँ और उसके साथ उसके जितने भी करप्ट एल्डर्स हैं उन सभी को मारना चाहता हूँ। और इसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम्हें रास्ते से दूर हटना होगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? तो हाजिन कहता है कि हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तो वो उसे कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बता सकते हो कि राइटियस अलायंस के लीडर डैम सोयूक के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा है? क्योंकि तुम 30 साल से यानी तुम्हारा डिमोनिक कल्ट पिछले 30 साल से यहाँ पर नहीं था, फिर यहाँ पर उनके साथ तुम्हारा क्या झगड़ा हो सकता है? तुम्हारा यंग मास्टर हाजिन उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर रीजन तो नहीं बता सकता लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर उसे कितनी नफरत करता हूँ कि मैं उसे यहाँ पर जान से मारना चाहता हूँ। और
इसी के साथ ही वहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और इस बात से वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या अचानक से फॉर्मेशन के अंदर बर्फ कहां से आ गई। तो हमारे फोर्ट्रेस लॉर्ड भी इस बात से हैरान हो रहे होते हैं। जनरल स्ट्रेटजिस्ट कहता है लगता है कि जहां पर फॉर्मेशन के अंदर कोई चेंजेस कर रहा है, यानी कि इस फॉर्मेशन को कोई अपनी पावर और अपने ऑरा के साथ चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से ये बर्फ गिरना शुरू हो गई है। और ये हमारे लॉर्ड तो नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि ये लड़का कर रहा है। तो इसी के साथ हाजिन उसे कहता है अगर यहाँ पर हीवंस हैं और हीवंस के अंदर गार्ड्स हैं और गार्ड्स वाकई में सच्चे हैं और यहाँ पर मुझे एक जिंदगी में एक मौका देते और कहता है कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहोगे, तो मैं गार्ड से कहूंगा कि मुझे वापस भेजो और मैं जाकर हीवनली राइटियस अलायंस के लीडर डैम सोयुग को मारना चाहता हूँ। फिर चाहे यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया को आग लग जाए, सभी लोग मारे जाएं, लेकिन वो पूरी दुनिया एक तरफ और यहाँ पर इस कमीने को मैं यहाँ पर अपने हाथ से मारना चाहूंगा। मुझे हर एक उस चीज से नफरत है जिस चीज को वो छुएगा। मुझे यहाँ पर इस बात से भी घिन आती है कि मैं उस जगह के ऊपर सांस ले रहा हूँ, उस हवा में सांस ले रहा हूँ जिसमें डैम सोयुग सांस ले रहा है। और साथ ही साथ वो पास के सभी सीन्स को याद कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कभी जो उसके लिए एक असैसिन का काम किया करता था, क्योंकि जबरदस्ती से यहाँ पर वो काम करवाए जाते थे, वो घिनौने काम और सभी लोगों को असैसिनेट करवाना, जो कि यहाँ पर उसके टारगेट थे भी नहीं। हमारा हाजिन कहता है कि मेरी बस यहाँ पर एक ही ख्वाहिश है कि काश यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर पूरे 1 मिलियन इस तरह के डैम सोयुग होते और उसके बाद मैं 1 मिलियन को अपने हाथों से मारता, यानी कि 1 लाख बार उसको यहाँ पर मारता, 10 लाख बार उसको जान से मार डालता, जितने होते उतनी बार उसको मारता। क्या अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है कि मैं उस कमीने से कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड जब यहाँ पर उसके एंगश को देखता है तो वो कहता है कि ये लड़का तो वाकई में उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो इसी के साथ ही फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं वहां पर टेम्परेचर को चेंज करने के लिए उसे कहता है कि लड़के शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरी मिस्ट्रेस को किडनैप किया जो कि प्रेग्नेंट थी। तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैंने उसे किडनैप किया था। वो कहता है तुम तो कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट हो, क्या तुम्हें पता भी है कि इस बात को सुनने के बाद मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमसे झूठ बोलने का क्या फायदा, अगर मैं यहाँ पर उसे किडनैप कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे फाइट भी कर सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं ये बात तो ठीक है कि मेरी वाइफ यानी मेरी मिस्ट्रेस जो थी वो सही सलामत वापस आ गई और उसके बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी पूरी की पूरी एक स्क्वाड मारी गई। मैं अपनी मिस्ट्रेस के किडनैपिंग के ऊपर तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन अपनी स्क्वाड के मरने पर तुम्हें यहाँ पर इसकी कंपनसेशन देनी होगी। तुम यहाँ पर इसके बदले मुझे क्या दोगे। तो ये बात सुनने के बाद मैं हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें कंपनसेट करना चाहिए, बिना कंपनसेशन के काम नहीं चलेगा। तो एल्डर उसे कहते हैं कि हाँ यहाँ पर तुम्हें कंपनसेट तो करना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पर आपस में बिजनेस डील करने वाले हैं तो फिर मुझे लगता है कि कंपनसेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में वो बातें जानता हूं जो शायद तुम भी नहीं जानते, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि तुम्हारी स्क्वाड यहाँ पर मारी गई और उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हाउ फैक्शन से मिली। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन कहां से मिली। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड इसी के साथ हंसना शुरू कर देते और कहते हैं चलो मैं इस बात को भी माफ कर देता हूँ, मैं जहाँ पर तुमसे कोई कंपनसेशन नहीं लूंगा। और साथ ही वो उसके लिए वहां पर ड्रिंक डाल दिया, क्योंकि हमारा हाजिन वहां पर खुद अपना ग्लास उठाकर उसके सामने करता है। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन सोच रहा था कि मुझे लगा था कि इसके साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोग उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां पर हम दोनों में एक फैसला होने वाला है कि हम में से कौन जहां पर किसका साथ देने वाला है। और वो दोनों फिर से वहां पर थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं, जबकि हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इसके बारे में सोच समझ कर आना था और मुझे ये भी तैयार होकर आना था कि अगर यहाँ पर ये मेरे पर अटैक करता है तो फिर मैं इस मॉन्स्टर से कैसे बच सकता हूँ, क्योंकि ये भी डैम सोयुग की तरह एक बहुत ही पावरफुल इंसान और साथ ही करप्ट इंसान भी है। लॉर्ड उसे कहते हैं क्या मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, क्योंकि तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे रास्ते से हटना होगा और तुम्हारी मदद करनी होगी, लेकिन वो मदद क्या होगी। तो हमारा जंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तुम्हें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि डिमोनिक कल्ट के लोग पिछले 30 साल से दुनिया के सामने अपीयर नहीं हुए, हमने अपने दरवाजे बंद किए हुए थे। अब अचानक यहाँ पर उन सभी लोगों को पता चले कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने आकर राइटियस अलायंस के ऊपर अटैक कर दिया, फिर राइटियस अलायंस के मास्टर को मार दिया है। तो फिर मुझे बताओ कि उन सभी लोगों के जहन में क्या आएगा। सभी लोगों के दिमाग में एक ही बात आएगी, क्योंकि वो सभी लोग हमें डीमन समझते हैं। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि वो सभी लोग डर जाएंगे, क्योंकि डिमोनिक सेक्टर के लोगों को वो डीमन समझते हैं, और अगर तुम यहाँ पर राइटियस अलायंस के लीडर को मार डालते हो तो सभी लोग तुमसे और भी नफरत करेंगे और डरेंगे भी। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन उसे कहता है यही बात, मैं ये नहीं चाहता कि सभी को ये पता चले कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर उसको मारा है, हीवनली अलायंस को यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने खत्म किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए ये काम करो।
तो फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहता है कि तुम जहाँ पर ये चाहते हो कि सारी दुनिया को ये पता चले कि डिमोनिक सेक्टर के लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो अपने जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि जनरल स्ट्रेटजिस्ट तुम बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट से कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बात के लिए पूरी तरह से हामी नहीं भरूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट को मना करूंगा, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इस बात को एक्सप्लेन करोगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी यहाँ पर कभी राइटियस लाइंस के ऊपर कोई बात आएगी तो जितने भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लोग हैं, फिर चाहे हम लोग अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस हैं, इवल फैक्शंस हैं, हम सभी लोग यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स का ही साथ देंगे। ऑर्थोडॉक्स के सभी लोग एक जान हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर डिमोनिक सेक्टर के खिलाफ फाइट करते हैं, क्योंकि हमेशा से डिमोनिक सेक्टर को बुरा समझा जाता रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर को डिफेंड करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऑर्थोडॉक्स के दुश्मन है, हम लोग यहाँ पर राइटियस लाइंस के दुश्मन है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर से सीधे राइटियस लाइंस के लीडर के पास जाकर बात करते हो और उसके साथ हाथ मिला लेते हो और हमारे खिलाफ होते हो, तो फिर मुझे लगता है ये एक डिफरेंट स्टोरी होती है, क्योंकि सभी लोग हमें भी बुरा समझते हैं। और हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ पर दुनिया को यूनिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर राइटियस लाइंस के लीडर को मार डालते हैं तो फिर यहाँ पर बाकी के सभी लोग तुम्हारे साथ यूनिफाई हो जाएंगे। तो वो कहता है ये कुछ ज्यादा ही बुरा आइडिया है। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर वाकई में ये चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर नाम भी ना आए, यानी कि तुम्हारा डिमोनिक कर्ल जो है उसका नाम भी खराब ना हो, तो फिर तुम्हें जल्दी से जल्दी जाकर डैम सोयोग को खुद मारना होगा। मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट समय में उस बंदे को मारना पॉसिबल है, क्योंकि वो बंदा खुद यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी इस ऑफर को हमारे मास्टर की तरफ से रिजेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करते हैं और उस मॉन्स्टर के खिलाफ जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमें इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है, इसी वजह से हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड से कहता है लो मेरे जनरल स्ट्रेटजिस्ट ने तो यहाँ पर मना कर दिया, उसे तुम्हारी ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुम्हारा हाजिर वहां पर खामोश होता है। फिर साथ ही मास्टर से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़की है आइस पैलेस की यंग मिस, तुमने वहां पर मेरी मिस्ट्रेस से क्या कहा था, तुमने कहा था कि बुड्ढा खूसड़ इसके पांव कब्र में और अभी यहाँ पर लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है, तुम यहाँ पर मुझे एक ठरकी बुड्ढा कह रही थी। तो वो कहती है हाँ मैंने ऐसा कहा था। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, जरा मैं कुछ और कहना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से ये निकल गया। तो इसी के साथ ही लॉर्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, मैं कब का उस उम्र से निकल चुका हूँ और अब यहाँ पर सभी लोग मुझे अगर ठरकी बुड्ढा कहते हैं तो मुझे लगता है इस बात में कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने लिए एक सक्सेसर चाहिए और अब मेरी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है। और अगर यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास एक मिस्ट्रेस है और वो प्रेग्नेंट है, तो सभी लोग मुझे ठरकी बुड्ढा ही कहेंगे। हालांकि मैंने भी यहाँ पर एक सपना देखा था इस दुनिया को यूनिफाई करने का, म्यूरियम को यूनिफाई करने का और सभी के ऊपर राज करने का, लेकिन मैं उस सपने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, मैं खुद यहाँ पर कुछ नहीं कर सका। इसी वजह से मैं देख रहा था काश कोई यहाँ पर आकर म्यूरियम के अंदर एक नई हलचल स्टार्ट करे, चाहे यहाँ पर ऑल आउट वार स्टार्ट हो जाए। और मुझे लगता है कि फाइनली मेरे पास वो मौका आ चुका और तुम यहाँ पर वो मौका मेरे पास लेकर आए हो। फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होता है वहां पर उससे कहते हो तो फाइनली मैं यहाँ पर अपना फैसला करता हूँ, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारे एलाइज नहीं बनेंगे, यानी कि हम लोग फुल फ्रंट के ऊपर तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बस ये समझ लो कि हम लोग तुम्हें इस्तेमाल करने वाले हैं और तुम यहाँ पर हमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो हाजिन उसे कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और तुम लोग हमें इस्तेमाल कर लेना, दोनों का अपना अपना फायदा होगा। फोर्ट्रेस लॉर्ड उसे कहते हैं कि लड़के जाओ जाकर पूरी दुनिया को हिला दो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, राइटियस लाइंस के खिलाफ तुम जो मर्जी करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बात नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 160 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा हाजिन जाकर राइटियस लाइंस के खिलाफ क्या करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 161 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माया चुन हाजिन और दूसरी तरफ से मास्टर जियोम जो होते हैं उन दोनों के बीच में एक सौदा हो जाता है, दोनों में एक डील हो जाती है और हमारा यंग मास्टर से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और उसके बाद जब वहां पर से चला जाता है तो हमारे फोर्ट्रेस लॉर्ड जो होते हैं वो अपने साथियों के साथ वहां पर खड़े सोच रहे होता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोल्ड है और जितना ज्यादा बोल्ड है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। हाँ ये बात भी है कि म्यूरियम के अंदर जितने मार्शल आर्टिस्ट हैं वो सारे के सारे भी खतरनाक है, लेकिन ये लड़का जो है ये कुछ खतरनाक है। आज से पहले मैं यहाँ पर इस तरह के किसी लड़के से नहीं मिल चुका जो कि यहाँ पर किसी के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत रखता हो। ये स्पेशली यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के जो लीडर है मास्टर डैम सोयोग उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसके लिए यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार है। तो फोर्ट्रेस लॉर्ड वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर डेफिनेटली मुझसे काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद इसने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मेरे सामने अपनी बात रखी और जिस तरह मुझसे बात कर रहा था, मैं यहाँ पर इसकी डील मानने को तैयार हो गया। मैं यहाँ पर इस लड़के का साथ दूंगा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये लड़का इस म्यूरियम में क्या करेगा। देखना
देखना चाहता हूँ कि इस म्यूजियम के लिए यहाँ पर क्या कुछ होगा और उसके बाद मेरी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को इससे क्या फायदा होने वाला है। इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि अपनी जिंदगी में मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से डरा हूँ, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस वक्त मेरी एज अभी यहाँ पर 40 साल भी नहीं थी। उस वक्त मैंने पहली बार एक इंसान को देखा था जो कि डिमोनिक सेक्टर का लीडर था। इससे 30 साल पहले मैंने डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर को देखा था। डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर जो कि उनका सेक्टर लीडर बन गया, यानी 30 साल की उम्र से पहले यहाँ पर उनका सेक्टर लीडर बन गया। जब मैंने उसे पहली बार देखा था उस वक्त मुझे डर महसूस हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पर इस वक्त इन लोगों का डिमोनिक कल्ट का डीमन गार्ड है। पता नहीं अभी वो यहाँ पर उनका डीमन गार्ड है या फिर वो अभी मर चुका है, मुझे इस बारे में नहीं पता। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डिमोनिक कल्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होता है वो आकर सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस वक्त बैगर सेक्टर के लोग जो है वो यंग मास्टर के खिलाफ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर म्यूजियम के अंदर जो हलचल हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। और मुझे लगता है कि हाउ फैक्शन का गोंग जैची जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसने वाला है। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि इसमें यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, मैं यहाँ पर इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वो उसे कहता है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि हाउस सेक्टर के लोग यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर बैगर सेक्टर के लोग जो यहाँ पर जोंगनैन और जियांगजी के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना स्टार्ट करते हैं। अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो सारी कड़ियां जोड़ लेंगे, क्योंकि बैगर सेक्टर की इन्फॉर्मेशन का जो उनकी जो तरीके हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने के वो कुछ ज्यादा ही खास हैं। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम जो करना चाहो इस बारे में कर सकते हो। तो वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं मैं बस यहाँ पर थोड़ी सी उंगली करूंगा। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मेरा प्लान यहाँ पर यह है कि मैं उनका जो सेक्टर लीडर है यानी बैगर सेक्टर का जो सेक्टर लीडर है उसे मार डालूंगा। तो हमारे डीमन गार्ड उसे कहता है कि तुम्हारे अंडर यहाँ पर जो सीक्रेट पवेलियन के लोग काम करते हैं तुम उनसे जो करवाना चाहते हो वो कर सकते हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद यहाँ पर काफी समझदार इंसान हो। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होता है जाने से पहले उसे कहता है कि डीमन गार्ड मैं यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहता है हाँ कहो। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। और इतना कहने के बाद हमारा जनरल स्ट्रेटेजिस्ट होता है वहां पर से भाग जाता है और कहता है कि कल मैं यहाँ पर नई रिपोर्ट लेकर आऊंगा। जबकि डीमन गार्ड वहां पर सोच रहा होता है कि मेरे डिमोनिक कल्ट के अंदर बहुत ही विचित्र से प्राणी है, यानी कि अजीब अजीब लोग हैं, इन सभी की सोच काफी ज्यादा अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे अब नॉर्मल जीनियसेस हैं। उसने कहा कि मैं यहाँ पर एक लंबी और हेल्दी जिंदगी गुजारूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पहले यहाँ पर एक लंबी और हेल्दी जिंदगी गुजार चुका हूँ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कैरेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है, वहां जब से हम लोग फोर्ट्रेस लॉर्ड के पास से होकर आए तुम्हारी हालत ऐसी है। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है वो उन लोगों से कहता है कि मेरी हालत इसलिए खराब हो रही है क्योंकि तुम लोगों को नोटिस नहीं किया होगा, जब मैं वहां पर उसके सामने बैठा था फोर्ट्रेस लॉर्ड बार बार अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, वो अपनी एनर्जी के साथ अपनी की एनर्जी के साथ और अपने किलिंग इंटेंट के साथ मेरे पर बार बार अटैक कर रहा था। शायद वो देख रहा था कि क्या मैं यहाँ पर उसके भरोसे के लायक हूँ या फिर मैं उसके काम आ भी सकता हूँ या नहीं, और मैं वहां पर चुपचाप उसके सामने सारी एनर्जी को फेस कर रहा था, लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर की तरह है। तो अंगवा उसके लिए पानी लेकर आती है, तो उसे कहता है कि अंगवा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही कहता है हमारी कन्वर्सेशन बाहर से तो नॉर्मल कन्वर्सेशन लग रही थी, लेकिन असल में यहाँ पर इंटेंस की एक बैटल हो रही थी। तो मिस रीन उसे कहती है कि वाकई में ऐसा था, मुझे तो बिल्कुल ही महसूस नहीं हुआ। जबकि मान हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि जब वो इंसान वहां पर हंसता था, जब वो इंसान सीरियस हो रहा था, जब वो मुझे घूर कर देख रहा था, तब भी वो यहाँ पर की पावर को रिलीज कर रहा था। और वो कोई ऐसी वैसी की पावर नहीं थी, वो बहुत ही खतरनाक की पावर थी। और मुझे लगता है कि मैं उस बंदे के साथ कोई मजाक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस बंदे के और मेरे पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पावर का नहीं बल्कि एक्सपीरियंस का भी है। उसकी पावर और उसकी की एनर्जी जो है उसकी एज डिफरेंस के हिसाब से काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, जिसने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड बनने के लिए वो सब कुछ किया है जो कोई और नहीं कर सकता। उसने यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान ली है जितने सारे लोगों की जान कोई और नहीं ले सकता। तो वो एक मैड मैन है जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को हटाकर अपनी गद्दी या फिर उस चीज को जिसको वो हासिल करना चाहता है उस जगह के पर पहुंच सकता है। तो फिर साथ ही हाजिन अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोना है, मुझे रेस्ट करनी है। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से बाहर चली जाती है और हमारा हाजिन वहीं पर सो जाता है। तो गाड़ी आगे चलती जाती है और इसी के साथ ही हाजिन जो होता है रात के वक्त जब वो उठता है तो वो कहता है कि ये क्या गाड़ी अचानक से रुक क्यों गई है। तो उनकी कैरेज रुक जाती है। तो वो कहता है कि बाकी के लोग वहां पर बाहर बैठे कैंप लगा रहे हैं। तो वो बाहर निकलकर देखता है, जैसे वो बाहर निकलता है तो वहां पर सामने एक जंगल होता है जो कि ब्लड की तरह रेड होता है और वहां पर अजीबो गरीब पेड़ होते हैं, काफी ज्यादा अजीबो डरावने लग रहे होते हैं। तो बाहर निकलकर देखता है तो उसके साथी वहां पर नहीं होते। वो कहता है मिस रिन, अंगवा, डोंगपिल तुम सभी लोग कहां पर हो, लेकिन उनमें से कोई भी वहां पर नहीं होता। तो वो कहता है इनमें से कोई यहाँ पर है क्यों नहीं। फिर साथ से वहां पर सामने से एनर्जी महसूस होती है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ सामने की तरफ जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद क्या देखता है तो मिस रिन और अंगवा दोनों वहां पर गिरे पड़े होते हैं और साथ ही डोंगपिल भी होता है। डोंगपिल के मुंह से वहां पर कीड़े निकल रहे होते हैं और उसे ग्राउंड के ऊपर भी वहां पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं जो कि डेड बॉडीज के अंदर से निकलते हैं। तो उन्हें देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही भागता हुआ आगे बढ़ता है, डोंगपिल को उठाता है और कहता है डोंगपिल
डोंगपिल क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हो गया, तुमने मुझे पुकारा क्यों नहीं, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। इसी के साथ उससे पीछे से आवाज आती है तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम कर देखता है। तो जब वो पीछे देखता है तो वहां पर सेक्टर लीडर खड़े होते हैं, यानी डीमन गार्ड वहां पर खड़े होते हैं। तो डीमन गार्ड उसे कहता है क्या तुम ये सब कुछ हैंडल कर सकते हो। जैसे वो इतना कहते हैं इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो था उसे होश आ जाती है। असल में वो सोए सोए एक सपना देख रहा था। जब वो उठता है तो मिस रीन और अंगवा दोनों से कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। तुम उनसे पूछता है कि डोंगपिल कहाँ पर है। तो मिस रीन उसे कहते हैं कि वो तो कैरेज चला रहा है। हाजिन कहता है अगर वो कैरेज चला रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये एक सपना था, लेकिन ये सपना इतना ज्यादा डेडली कैसे हो सकता है कि मुझे यहाँ पर सब कुछ रियल फील हो रहा था। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट डिमोनिक कल्ट का दिखाता है जहाँ पर डीमन गार्ड जो होते हैं वो कहते हैं मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है जब यहाँ पर मेरे डिसाइपल यानी यंग कल्ट लीडर को वो सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया होगा, क्योंकि वो सभी लोग जो कि यहाँ पर सुप्रीम डिमोनिक कार्ड यानी कि जो 8 महीने यहाँ पर उसे दी थी जो कि डीमन गार्ड बनने के लिए थी उसको मास्टर करते हैं। उनके लिए जहाँ पर ये एक नेचुरल बात है कि उन्हें इस तरह के ड्रामे सपने आते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सपने नहीं होते बल्कि ये एक किस्म का टेस्ट होता है। अगर वो यहाँ पर इन सपनों को बर्दाश्त कर लेता है, इनसे बाहर निकल आता है तो फिर यहाँ पर वो असली सुप्रीम राम को हासिल कर पाएगा। अगर वो यहाँ पर नहीं कर पाया तो आगे जाकर और भी ज्यादा खतरनाक सपने जो हैं ये सपने और भी ज्यादा खतरनाक और रियलिटी का रूप ले लेंगे जिनसे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और ना ही कभी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा। तो मेरे डिसाइपल अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, क्या तुम यहाँ पर इन सपनों को बियर करोगे या फिर इनको यहाँ पर हैंडल करोगे, यानी कि इन सभी सपनों को हरा दोगे और यहाँ पर सुप्रीम अल्टीमेट डिमोनिक राम में पहुंच जाओगे। मैं ये दिखाई दे रहे हैं सिर्फ इतना काफी नहीं है मेरे जैसा बनने के लिए, यानी एक डीमन गार्ड बनने के लिए इतना काफी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने डीमन गार्ड बनने के लिए क्या कुछ किया। मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल था और अभी तुमने उस रास्ते की तरफ तो कदम भी नहीं रखा है। बस तुम्हारे लिए एक और माउंटेन वॉल की तरह है। इस माउंटेन वॉल को तुमने पार कर लिया तो तुम यहाँ पर ट्रू डीमन गार्ड बन जाओगे। मैं बस यहाँ पर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारी लाइफ मेरी तरह मुश्किल ना हो। जिस तरह मैं यहाँ पर मुश्किल समय से गुजर कर डीमन गार्ड बना हूँ उस तरह तुम यहाँ पर उस मुश्किल समय से गुजर कर डीमन गार्ड मत बनना। यहाँ पर हमारी एपिसोड 161 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि हमारा हाजिन जो है यहाँ पर से उस फॉरेस्ट की तरफ ही जाने वाला है जिसे गोस्ट फॉरेस्ट ही कहते हैं और ये वही फॉरेस्ट है जिसका उसे सपना आया था। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 162 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा हाजिन जो होता है वो हाउ फैक्शन के यंग मास्टर गोंग जैची से मिलने के लिए आता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि फोर्ट्रेस लॉर्ड के साथ तुम्हारी बात बन गई और तुम दोनों की डील हो गई है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर काफी ज्यादा थके थके लग रही हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर थका हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन उससे पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर किस बारे में मेहनत कर रहे हो, आखिर क्या यहाँ पर कुछ बड़ा हुआ है। तो वो उसे कहता है कि हाँ बैगर सेक्टर के कमीने लोग इस वक्त हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो जोंगलैंड में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनका सिस्टम इतना पावरफुल है कि वो लोग हर किस्म की छोटी मोटी डिटेल को भी निकाल कर ले आते हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो हाउ फैक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि ये वो काम है जिसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि बैगर सेक्टर और हाउ फैक्शन दोनों जहां पर इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले सेक्टर्स हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर तुम इस बारे में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैं इसी वजह से तुमसे बात करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ा कि तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी और से मदद नहीं ले सकते। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर और किससे मदद लूंगा। तो वो उसे कहता है कि डिवाइन कल्ट यानी कि हमारे डिमोनिक कल्ट के अंदर भी कोई ऐसा है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जनरल स्ट्रेटजीज को अभी तक यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी और जनरल स्ट्रेटजीज की ग्रेस में हर एक चीज है, उसे हर एक चीज के बारे में पता है और उसने हर एक चीज के ऊपर नजर रखी हुई है। अगर तुम्हें पता चल गया है कि बैगर सेक्टर के लोग मूव पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी तक उसने यहाँ पर इसके लिए कुछ ना कुछ हल निकाल लिया होगा कि हर बैगर सेक्टर के लोगों के खिलाफ क्या करना। और साथ ही यहाँ पर हमें जनरल स्ट्रेटजीज का सीन भी दिखाया जा रहा है जहां पर उसने सबसे सारा प्लान पहले से बना लिया हुआ है। आपको पता है कि कल वो यहाँ पर डीमन गार्ड से बात कर रहा था कि बैगर सेक्टर के सेक्टर लीडर को ही मार डालते हैं। मां हाजिन उसे कहता है कि मैं उसे कांटेक्ट करता हूं, मुझे लगता है कि उसने पहले यहाँ पर बंदोबस्त कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ से उसे एक बार मैसेज दे देता हूँ और तुम्हारी जो प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो उनके सामने वहां पर मैप रखता है और कहता है अब हमारी अगली डेस्टिनेशन जो नहीं है जो होने वाली है वो हीवनली ड्रैगन पैलेस होने वाली है। हीवनली ड्रैगन पैलेस की एक फोर्स है जो कि यहाँ पर राइटियस अलायंस के नीचे काम करती है और तुम्हें जाकर उसको एक्सटर्मिनेट करना है ताकि यहाँ पर राइटियस अलायंस के डैम सोइयों को अकेले पकड़ा जा सके और उसकी फोर्सेस को कम किया जा सके। लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर गोस्टवुड फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। गोस्टवुड फॉरेस्ट इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक है और कहते हैं कि वहां पर आत्माओं का वास है। हीवनली ड्रैगन पैलेस के कमीने लोग सोसरी के माहिर हैं, यानी कि वो जादूगरी में और काले जादू के
के काफी ज्यादा माहिर हैं, जिसकी वजह से कोई भी उस जंगल के करीब नहीं जाता और आजकल अफवाहें फैली हुई हैं कि जो भी उस जंगल में जाता है गायब हो जाता है। हमें बस वहां पर जाकर हेवनली ड्रैगन पैलेस को खत्म करना और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें फैला दूंगा जिससे राइटियस लाइंस का नाम खराब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हेवनली ड्रैगन पैलेस और दूसरी तरफ से नामगोंग क्लैन दोनों यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं, दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है। तो माय हाजिन उसे कहता है कि नामगोंग क्लैन का उनके साथ क्या झगड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो हेवनली ड्रैगन पैलेस जो है वो राइटियस अलायंस के लिए काम कर रहा है और नामगोंग क्लैन जो है वो भी यहाँ पर राइटियस अलायंस के लिए काम करता है, क्योंकि नामगोंग क्लैन भी तो राइटियस अलायंस का ही हिस्सा है। फिर वो आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं? तो गोंग जैच्यू से कहता है कि मुझे यहाँ पर ओरिजिनली इस बारे में पता तो नहीं है कि यहाँ पर ये लोग आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि नामगोंग क्लैन के लोग यहाँ पर हेवनली ड्रैगन पैलेस के ऊपर एक बात का इल्जाम लगाते हैं कि वो काले जादू को यूज करते हुए कुछ इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और राइटियसनेस के अंदर रहते हुए इस तरह के डेविलिश एक्सपेरिमेंट करना उनको ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर वो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं और हो सकता है कि तुम्हें वहां पर जाकर नामगोंग क्लैन से भी फाइट करनी पड़ सकती है। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन सोच रहा था कि अगर वाकई में नामगोंग क्लैन के लोग वहां पर है तो फिर मुझे लगता है कि ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के साथ ही वो अंगवा से कहता है कि अंगवा मैं चाहता हूं कि तुम यहीं पर रुको, जहां पर रुककर अपने खाने पकाने की प्रैक्टिस करो। तो वो कहती है ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहते हैं मैं वैसे ही करूंगी और जब वापस आएंगे तो आपको अच्छे अच्छे खाने बनाकर दूंगी। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो आइस पैलेस मिस रिन से कहता है कि तुम बताओ कि तुम क्या करने वाली हो। तो वो से कहती है कि क्या मतलब है क्या करने वाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना, मैं जहाँ पर एंटरटेनमेंट को मिस कैसे कर सकते हो, मुझे लगता है कि वहां पर जाकर ज्यादा मजा आएगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम साथ चल सकती हो और साथ ही हमारी अंगवा भी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर यंग मास्टर के साथ जाओगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम यंग मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकती हो। तो रिन उसे कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो, कम से कम तुम यही कह सकती थी कि मैं जहाँ पर तुम्हारे साथ रुक जाऊं। अंगवा तुमने तो यहाँ पर मेरा दिल तोड़ दिया, लगता है कि तुम यंग मास्टर से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो। और दोनों वहां पर आपस में मजाक करना शुरू कर देती हैं। जब किसी के साथ ही वो लोग रात के वक्त वहां पर से निकलते हैं, वो लोग वहां पर से तैयार होकर बाहर निकलते हैं। तो माँ गोंग जैच्यू से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ क्योंकि गोस्टवुड फॉरेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक जगह और हेवनली ड्रैगन पैलेस के लोग वहां पर वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं वहां पर जाकर तुम्हें किस तरह के माहौल से सामना करना पड़े। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं काम जल्दी खत्म करके वापस आऊंगा, तुम बस यहाँ पर तैयार रहना, जैसे तुम्हें सिग्नल मिले यहाँ पर न्यूज को लीक कर देना। और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं वहां पर से आगे बढ़ते हैं, जबकि यहीं पर हमें गोस्टवुड फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बंदा जो होता है वो मंत्र बोल रहा होता है, बहुत ही खास किस्म का मंत्र जो कि मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में है, लेकिन उस बंदे ने अपने सामने वहां पर 5-6 डेड बॉडीज को रखा होता है और उनके ऊपर वहां पर इस तरह से कपड़े लपेटे होते हैं जैसे कि वो मम्मीज हों और साथ ही वो वहां पर मंत्र बोल रहा होता है। तो यहाँ पर ग्रीन इस गोस्टवुड फॉरेस्ट के अंदर वाकई में काला जादू चल रहा है जिसके साथ उन्हें आकर निपटना पड़ेगा। हमारा यंग मास्टर अपनी टीम के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते में वो लोग इन पेड़ों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। पेड़ ऐसे होते हैं जैसे कि उनके अंदर आंखें निकली हों, लेकिन असल में ये आंखें नहीं है बल्कि ये बर्ड्स होते हैं और पेड़ ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ वहां पर जिंगल मिंगल बने होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये पेड़ नेचुरली ऐसे हैं, पता नहीं ये कौन सी नस्ल है लेकिन ये पेड़ है ही ऐसे, इसी वजह से इन्हें गोस्टवुड फॉरेस्ट कहा जाता है। एक तो हेवनली ड्रैगन पैलेस के कमीने लोग यहाँ पर आकर काला जादू करते हैं और दूसरा यहाँ पर ये पेड़ों की वजह से जंगल का हुलिया ऐसा है कि इसे देखकर ही डर लगता है। तो वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं और साथ ही वहां पर हमारी मिस रीन और हमारा जो डोंगपिल होता है वो लोग काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे होते हैं कि यहाँ पर इस जंगल के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है अगर हेवनली ड्रैगन पैलेस के लोगों ने किसी पावरफुल मास्टर को यहाँ पर छुपा कर रखा हो। तो हमारा हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे जितना कोई पावरफुल इंसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसे इनह्यूमन मेथड्स को वो यूज करते हैं जिसकी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि वो यहाँ पर इंसान की पावर को बढ़ाने के लिए काले जादू का यूज करते हैं या फिर यहाँ पर ज़ोंबीज या फिर जियांगशीज को यूज करते हैं जिसमें मुर्दा लोगों को जिंदा कर लिया जाता है। तो क्या काले जादू को यूज करने वाले ऐसा कर सकते हैं और नामगोंग क्लैन के लोग इसी वजह से उनके खिलाफ होंगे क्योंकि यहाँ पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा बड़े बड़े पेड़ है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उनके बेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ सेंस करने दो कि आखिर उनका बेस कहाँ पर है, जहां पर भी मुझे लाइफ महसूस होगी हम लोग वहां पर चलेंगे। और इसी के साथ हमारा हाजिन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पाव मारता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसकी एनर्जी जो होती है वो आसपास काफी लंबे एरिया में फैल जाती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि जब से मैंने यहाँ पर अल्टीमेट गार्ड राम को हासिल किया है तब से यहाँ पर मेरी एनर्जी की सेंस और उसकी जो फैलाव है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और मैं काफी दूर तक सेंस कर सकता हूँ और वहां पर एनर्जी के साथ उसे महसूस होता है। कुछ लोगों की एनर्जी उसे महसूस होती है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन ये एनर्जी डिमोनिक टाइप की नहीं हो, ना ही हेवनली ड्रैगन पैलेस के लोगों की एनर्जी के जैसी है। ये कुछ अलग एनर्जी है, यानी काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी ज्यादा राइटियस टाइप की एनर्जी है। तो वहां पर से बड़ी
बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि यहाँ पर इसी सामने मुझे लगता है कि इन पेड़ों के पीछे कोई छुपा हुआ है। हमारा हाजिन कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जहाँ पर इस बात को नोटिस कर लिया है कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं, आप जल्दी से बाहर निकल आओ। क्या जब मैंने अपनी एनर्जी को रिलीज किया था उस वक्त मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर ढूंढा नहीं था, बल्कि तुमने भी यहाँ पर मुझे सेंस कर लिया था कि हमने तुम्हें सेंस कर लिया, इसलिए चुपचाप वहां पर से बाहर निकल आओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही हमारा हाजिन वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सामने के पेड़ों को काट देता है और सबके पेड़ जब वहां पर से टूट जाते हैं तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि हाय तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल और डिमोनिक एनर्जी क्यों है। हमारा हाजिन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए डिमोनिक एनर्जी के साथ बाकी के पेड़ों को भी हटा देता है और उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर किसी दूसरे से पूछो उसकी आइडेंटिटी के बारे में तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपने बारे में बताना चाहिए कि यार तुम कौन हो। जैसे वहां पर से अपनी एनर्जी के साथ सारे के सारे पेड़ों को हटा देता है तो उसके पीछे नामगोंग क्लैन के लोग खड़े होते हैं और नामगोंग क्लैन का पैट्रियार्च खुद वहां पर उस टीम को लीड कर रहा होता है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 162 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन और उसकी टीम को पहले जहां पर नामगोंग क्लैन से फाइट करना पड़ेगी और उसके बाद जाकर हिवली ड्रैगन पैलेस से फाइट करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 163 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे ही हमारा हाजिन जो होता है अपने सामने से वहां पर पेड़ों को काटता है तो उसके सामने वहां पर नामगोंग क्लैन के लोग निकल आते हैं और नामगोंग क्लैन के साथ वहां पर उनका क्लैन लीडर भी होता है। तो जैसे ही हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है उनकी तरफ देखता है वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये तो नामगोंग क्लैन के लोग हैं। और ऊपर से यहाँ पर मैंने ये नहीं सोचा था कि नामगोंग क्लैन का इनका जो पैट्रियार्च है वो खुद यहाँ पर आने वाला है। साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि 5 या फिर 4 साल हुए होंगे लास्ट टाइम इस बंदे को जब मैंने देखा था। ये बंदा उस वक्त नामगोंग क्लैन का हेड जो है इस वक्त डैम सोयुंग के साथ बहस कर रहा था। डैम सोयुंग ने जहां पर कुछ ऐसे फैसले किए थे जिनको ये मानने को तैयार नहीं था, इसी वजह से ये उनके सामने वहां पर बहस कर रहा था और उसे कह रहा था कि हम लोग जहां पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, हालांकि हम लोग जहां पर तुम्हारी अलायंस का हिस्सा रहेंगे लेकिन मैं जहां पर इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो डैम सोयुंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो वो उसकी बात को इग्नोर करते वहां पर चला जाता और कहता है कि मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा। तो उसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो छत के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, कहता है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर है। डैम सोयुंग अपनी करप्शन के चलते जहां पर उसे अपने साथ मिलाना चाहता था लेकिन इस बंदे ने जहां पर राइटियसनेस का साथ दिया और उसे छोड़कर उसकी बात को इग्नोर करते वहां पर से चुपचाप चला गया। इसलिए सब कुछ करने के लिए काफी बहादुरी की जरूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि ये बंदा ट्रू राइटियस इंसान है। तो यहाँ पर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है उसे कहता है कि नामगोंग क्लैन के बारे में मैंने सुना था कि तुम लोग जहां पर इस जंगल में हो, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि नामगोंग डैन यानी कि तुम्हारे सुप्रीम पैट्रियार्च खुद यहाँ पर इस टीम को लीड कर रहे हैं। जब किसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि लड़के तुम बताओ तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं डिवाइन कल्ट से हूं। तो वो कहता है कि डिवाइन कल्ट, कौन सा डिवाइन कल्ट। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं हिवनली डीमन डिवाइन कल्ट का यंग मास्टर हूं, मेरा नाम स्योर यांग है। तो जैसे वो इतनी बात करता है वो सभी लड़के जो होते हैं अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहता है कि हिवनली डिमोनिक कल्ट के लोग तो हमारे दुश्मन है और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जबकि मास्टर डैन उन लोगों से कहता है कि सभी लोग अपनी तलवारों को वापस अपनी म्यानों के अंदर रख लो और फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि जहां पर फॉर्मेशन में आ जाओ, किसी वक्त भी अपनी तलवारें निकालनी पड़ सकती हैं। तो वो सभी लोग वहां पर फॉर्मेशन में आ जाते हैं, अपनी तलवारों के हैंडल के ऊपर हाथ रख के वहां पर रेडी रहते हैं। जैसे वो यहाँ पर इतने ऑर्डर देते हैं तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, पहले तुमने उन सभी लोगों से कहा कि तलवारें वापस रख लो, फिर साथ ही तुमने कहा कि अपनी तलवारों को निकालने के लिए रेडी रहो, इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर डैन उसे कहता है कि तुम हमारे दुश्मन हो। ये बात सभी लोग जानते हैं कि डिमोनिक सेक्टर के लोग हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वो राइटियस लोगों के दोस्त नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि हम दोनों की कन्वर्सेशन वैसी ना रहे जैसी होने वाली है, तो फिर हमें यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को समझ सकते हो। तो ये बात सुनते ही डोंगपिल और मिसरीन दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, बड़ी तमीज के साथ यहाँ पर हमसे बात कर रहा है और ऊपर से इसने यहाँ पर हमें डिमोनिक कल्ट कहने की बजाय डिवाइन कल्ट कह के पुकारा है। और हमारा हाजिन जो होता है उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बातचीत है वो फाइट तक ना ही पहुंचे और हम लोग बातचीत से इस मसले को हल कर लें। और साथ ही वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं स्योर यांग हूँ, मैं हिवनली डीमन डिवाइन कल्ट का यंग मास्टर हूँ। मास्टर डैन जो होते हैं वहां पर पर्सनली उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं कि मैं नामगोंग फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। फिर साथ ही हाजिन कहता है कि मैंने सुना था कि आपका यहाँ पर हिवनली ड्रैगन पैलेस के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी एक टुकड़ी यहाँ पर इस जंगल के अंदर मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप खुद यहाँ पर आने वाले हैं। तो मास्टर डैन उसे कहता है कि हाँ मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से भी कुछ लोग आने वाले। तुम्हारा यहाँ
पर क्या काम है, तुम यहाँ पर जोंगजोन में जो कुछ भी कर रहे हो उसके बाद अब तुम यहाँ पर आए हो, क्या मैं यहाँ पर ये समझ लूं कि जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग कर रहे हैं, 30 साल के बाद ये सब कुछ करने का क्या मकसद है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ 30 साल के बाद डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर म्यूरम अलायंस की धरती के ऊपर आए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे दोस्त ही हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिमोनिक कल्ट से नहीं है। हाजिन उसे कहता है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर हम दोनों के बीच में मार मुटाव होता है तो फिर मैं तुम सभी के ऊपर अटैक जरूर करूंगा और तुम्हारी पूरी की पूरी नैमकोंग फैमिली को मिटाने में बिल्कुल भी मैं यहाँ पर झिझकूंगा नहीं। लेकिन जिस तरह तुमने हमसे यहाँ पर तमीज से बात की और हमें रिस्पेक्ट दी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अननेसेसरी ब्लड शेड को भूलना चाहिए, यानी कि इस बात को यहाँ पर भूल जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर मिले हैं और हम लोग अपने अपने मकसद के लिए यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। तो वो भी से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसी बात, और हम लोग भी यहाँ पर डिवाइन कल्ट के साथ पंगा तो नहीं लेना चाहते क्योंकि इससे भी हमारा भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे गोल्स एक दूसरे के साथ टकराने वाले। हम लोग यहाँ पर हिमनली ड्रैगन पैलेस के लिए आए हैं और तुम लोग भी यहाँ पर शायद हिमनली ड्रैगन पैलेस के लिए आए होंगे। तो डोंगपिल वहां पर सोच रहा था कि सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अगर यहाँ पर ये लोग जो है राइटियस लोग हैं, अगर यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि हिमनली ड्रैगन पैलेस की खोज में कौन पहले आगे जाए या फिर जो भी यहाँ पर बहस खत्म होती है तो फाइट हो सकती है, और फाइट में यहाँ पर इनका काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि हम लोग जो है वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मास्टर नामगोंग डैन उसे कहता है कि हमारा यहाँ पर आने का मकसद हिमनली ड्रैगन पैलेस के अंदर उन लोगों को ढूंढना है जो कि यहाँ पर इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम हिमनली ड्रैगन पैलेस के पीछे ही हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम लोग भी यहाँ पर उन्हीं के पीछे ही आए हैं और हमें पता है कि वो यहाँ पर इसी जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। मास्टर डैन उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर उनके पीछे क्यों आए हो, 30 साल के बाद तुम लोग यहाँ पर इन लोगों के पीछे क्यों आए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ, हिमनली राइटियस अलायंस के अंदर हिमनली ड्रैगन पैलेस के लोग भी शामिल हैं, यानी कि वो तुम्हारी अलायंस का हिस्सा है, फिर तुम यहाँ पर हिमनली राइटियस अलायंस का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पर अपने साथी क्लैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो या फिर उनके खिलाफ क्यों हो। तो मास्टर डैन उसे कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है और मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस को फॉलो करता हूँ, राइटियस बात के ऊपर ही चलता हूँ और ये लोग जो काम कर रहे हैं वो राइटियस बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर डैन उसे कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर अपनी वजह मुझे बताना चाहोगे कि तुम यहाँ पर हिमनली ड्रैगन पैलेस के पीछे क्यों आए हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरे पास तो यहाँ पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मैं इसमें यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर इनके खिलाफ क्यों हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कभी ना कभी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मिशन के ऊपर आया हूँ और उस मिशन में ये लोग बड़ी रुकावट बन सकते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रास्ते से मिटाना चाहता हूँ। मास्टर डैन उसे कहता है कि अगर वो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं तो कल को हम भी तुम्हारे रास्ते में आएंगे, क्योंकि हम लोग भी हिमनली राइटियस अलायंस से हैं। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर मैं हिमनली ड्रैगन पैलेस को मिटा देता हूं तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे नामगोंग क्लैन को मिटा देता हूं या तुम में से किसी एक को भी मार देता हूं तो तुम्हारे पीछे पूरी की पूरी राइटियस अलायंस है जो कि मेरा पीछा करेगी और मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट तक ये वार लेकर जाएगी, यानी कि एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन हिमनली ड्रैगन पैलेस जो है वो एक अलग सेक्टर है, उसके यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर डैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात की कदर करता हूँ और साथ ही मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर ठीक है हम लोग अलग रास्ते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आओगे जो भी हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही वो वहां पर से चल पड़ते हैं, जब किसी के साथ एक लड़की जो होती है वो मास्टर डैन से कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर उन्हें इस तरह से जाने क्यों दे रहे हैं फादर, आपको नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर रोकना चाहिए कि वो डिमोनिक कल्ट के लोग हैं और हमारे दुश्मन है, हम लोग उन्हें यहाँ पर दर्द पहुंचते हैं और यहीं पर उन्हें मार डालते हैं। हिमनली ड्रैगन पैलेस के ऊपर अटैक करने से ज्यादा विक्ट्री ये होगी कि हम लोग डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर को मार डालें। तो उसके फादर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्ची कब तुम यहाँ पर इस बात को समझोगी, वहां पर सिर्फ 3 लोग हैं लेकिन वो 3 लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उसने खुद तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि वो हिमनली डीमन पैलेस का यंग मास्टर है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई अपनी आइडेंटिटी को इस तरह किसी के सामने रखता है जब तक वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो कि वो सारे सबूत मिटा सकता है। तो उसकी बेटी उसे कहती है लेकिन वहां पर तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। तो उसके डैड उसे कहता है कि बेटा वो 3 लोग भी 3000 के बराबर हैं, यानी कि वो तीनों ही यहाँ पर जरा गौर से उनकी एनर्जी को महसूस करके देखो, तीनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है और हम सभी लोग मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चाहे यहाँ पर हमारे दूसरी स्क्वाड्रन फोर्सेज जो कि 2 स्क्वाड्रन फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग भी आ जाएं तभी हम लोग मिलकर इन तीनों लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे लिए ज्यादा बेहतर यही है कि ये तीनों यहाँ पर से चुपचाप चले जाए और हमारे रास्ते में बिल्कुल भी ना आए। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जोंगजान या फिर पूरी की पूरी म्यूरम के अंदर एक हलचल मचने वाली है अगर इस जैसा यंग मास्टर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 163 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा हाजिन यहाँ पर हिमनली ड्रैगन पैलेस के लोगों तक पहले पहुंचेगा या फिर नामगोंग क्लैन के लोग पहले पहुंचेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 164 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में आगे का सीन दिखाते हैं। उस जंगल में थोड़ा सा आगे जाने के बाद वहां पर एक यंग मास्टर जो होता है फाइट कर रहा होता है, या फिर ऐसा कह लो कि एक सोल्जर जो होता है वो फाइट कर रहा होता है। तो ये नामगोंग क्लैन का कैप्टन होता है, जो कि यहाँ पर एक हिवनली ड्रैगन पैलेस के एक मास्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो भी यहाँ पर पूरी तरह से उसके सामने बेबस होता है, क्योंकि वो बंदा जो होता है उसकी बॉडी कुछ इस तरह की होती है जैसे कि वो ज़ॉम्बीफाइड हो। उसे कहता है कि मैंने तो सुना था कि नामगोंग क्लैन के लोग जो है वो तलवारबाजी में बेस्ट है, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो कैप्टन उसे कहता है कमीने कहीं का अपना मुंह बंद रखो, और साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाकर गुजरता है, तो उसके बाजू के ऊपर एक कट लग जाता है। तो वो उसके बाजू के ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाता है, फिर साथ ही पीछे घूमकर देखता है और उसे यहाँ पर बाजू के उसे लगा था शायद उसने कट के साथ बाजू को काट दिया। लेकिन वो बंदा जो होता है वो उसे कहता है कि नामगोंग क्लैन के लोगों के जो स्किल्स हैं वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि वो यहाँ पर हम जैसे लोगों का मुकाबला कर सके। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हिवनली ड्रैगन पैलेस के लोगों को अपनी इन टेक्निक्स के साथ मार पाओगे? और इसी के साथ ही वो लड़का उसे वो कैप्टन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने ये बकवास करने की। जब किसी के साथ ही वो देखता है कि उसके बाजू के ऊपर जो जख्म लगा था, जो कट लगा था, वो अपने आप रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। और इस बात से कैप्टन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि इनको मारा नहीं जा सकता, इन कमीनों की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा तेज है। तो उसे कहता है ये कैसे हो सकता है। जब किसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है, यानी वो हिवनली ड्रैगन पैलेस का मॉन्स्टर उसे कहता है कि इस वक्त तुम यहाँ पर हमारे जंगल के अंदर हो, और इस जंगल के अंदर तुम्हारे मरने के बाद तुम भी इस जंगल के न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा बन जाओगे। हम तुम्हें यहाँ पर इसी जगह के ऊपर ही मारने वाले हैं। यहाँ पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा हाजिन अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था। तो मिस रैन उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर उनके साथ डील क्यों नहीं कर ली? तुमने सुना नहीं कि शायद दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो हम लोग उनके साथ मिलकर आगे बढ़ सकते थे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर उनके साथ मिलकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पर उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि नामगोंग क्लैन के लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? हम लोग डिमोनिक कल्ट से और वो राइटियस अलायंस से हैं। तो मिस रीन उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इन बातों की कब से परवाह होने लगी? तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा ही राइटियस हैं, और ऊपर से उनका जो पैट्रियार्च है नामगोंग डैन, मैं उसके बारे में जानता हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान है, यानी कि वो राइटियसनेस का ही साथ देगा, चाहे उसे यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ मिलकर किसी अपने एक कॉमन दुश्मन को हराना हो, तब भी वो ऐसा नहीं करेगा। अगर वो लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर बाद में उनकी इमेज टार्निश होने वाली है, सभी लोगों को उनके नाम के ऊपर दाग लगा देंगे, और वैसा इस वजह से नहीं करने वाला। तो मिस रीन उसे कहती है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर उस पैट्रियार्च को पर्सनली जानते हो, तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है? तो हाजिन उसे कहता है कि बस यही समझ लो कि मुझे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गोंग शैची ने दी है। फिर साथ ही वो चलते चलते वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे हाजिन को ग्राउंड के ऊपर कुछ कीड़े दिखाई देते हैं जो कि एक डेड बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। मिस रीन और हमारा डोंगपिल जो होता है दोनों कहते हैं कि ये क्या चीज है, यहाँ पर इस डेड बॉडी के अंदर से कीड़े क्यों निकल रहे हैं, और उसका यूनिफॉर्म जो होता है वो नामगोंग क्लैन के लोगों का होता है। तो हमारा हाजिन कहता है कि इसके अंदर से, यानी कि इसकी जितनी भी की एनर्जी थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली गई, और साथ ही इसकी बॉडी को ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर कीड़े पड़े हुए हैं। आखिर यहाँ पर इस जंगल के अंदर चल क्या रहा है? ये सब कुछ तो वैसे का वैसा ही जैसा कि मैंने अपने सपने के अंदर देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सपना यहाँ पर वाकई में सच होने वाला है। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन फिर से दूसरी तरफ का दिखाता है, जहाँ पर कैप्टन जो होता है वहां पर उस बंदे से मार खाकर काफी बुरी हालत में होता है। तो वो बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन क्या तुम्हारी नामगोंग क्लैन की तलवारबाजी बस इतनी है? और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी तरह तुम्हारे बाकी के सभी साथियों को भी मार दिया जाए, अगर वो सभी लोग भी हमारे इस जंगल का यानी इस फॉरेस्ट का न्यूट्रिएंट बन जाएंगे, तुम्हें भी यहाँ पर वही कुछ मिलने वाला है जो बाकी सभी लोगों को मिलेगा। और साथ ही अपने हाथ में एनर्जी को रिलीज करता है, जैसे वहां पर उसकी एनर्जी को सोखने लगता है। इसी के साथ ही नामगोंग क्लैन का एक लड़का वहां पर साइड के ऊपर से निकलता है और अपनी तलवार घुमाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। वो उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी आधी गर्दन जो होती है वो उस अटैक से कट जाती है। और वो अपने कैप्टन से कहता है कि स्क्वाड लीडर क्या आप ठीक हैं? तो वो उसे कहता है कि स्योंग जॉन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर से निकल जाओ। वो उसे बताने की कोशिश कर रही होती है और साथ उसे कहता है जाओ जाकर पैट्रियार्च को बता दो कि ये अपोनेंट जो है हम इनसे फाइट नहीं कर सकते, ये दुश्मन बहुत ज्यादा खतरनाक है। हिवनली ड्रैगन पैलेस के लोगों की बॉडी जो है उन्होंने अपनी बॉडी के साथ कुछ ऐसा किया है कि वो रीजनरेट कर सकते हैं, अब ये इंसान कहलाने के लायक नहीं बचे। और वहां पर उस मॉन्स्टर की तरफ दिखाता है कि उसकी गर्दन काट गई थी और वहां पर से वो दोबारा से रीजनरेट होने के बाद फिर से पहले जैसी हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि लिटिल कॉकरोच तुम यहाँ पर कहां से निकल कर आ गए हो? अब जबकि तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम भी यहाँ पर अपने स्क्वाड लीडर की तरह ही हमारे जंगल का न्यूट्रिएंट बनने वाले हो। और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि सियोंग जॉन आगे मत बढ़ो, मैंने कहा भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो मॉन्स्टर उसे कहता है कि तुम राइटियस कमीने लोग कभी नहीं रुकते, तुम्हें लगता है कि तुम ही यहाँ पर इस दुनिया में सबसे ठीक हो। और जैसे ही वो
आगे की तरफ बढ़ता है। इसी के साथ ही मॉन्स्टर जो होता है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है। वो लड़का जो होता है उसकी स्ट्राइक्स की वजह से हिट होता है। हिट होने के बाद वहां पर जैसे ग्राउंड के ऊपर गिरता है, ग्राउंड के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है, कुछ बेलें निकलती है जो कि उसके पाँव के साथ लिपट जाती हैं। और स्योंगशॉन जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड का हिस्सा बन जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे इस लड़के की बॉडी के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा जंगल एब्जॉर्ब कर जाएगा। और देखते ही देखते उस लड़की की बॉडी जो होती है वहीं पर बुड्ढी हो जाती है, सारे का सारा मांस जो होता है वो डिके हो जाता है। तो मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि नामगोंग क्लैन के लोग खुद यहाँ पर इस जंगल के अंदर आ गए, क्योंकि हम पहले भी यहाँ पर नामगोंग क्लैन के लोगों को किडनैप करके ला चुके हैं। उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है और तुम सभी की एनर्जी को हम लोग यहाँ पर यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। वो एनर्जी जो कि जंगल ने एब्जॉर्ब की थी वो सारी यहाँ पर उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है और वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। और उसे कहता है कि अब यहाँ पर ये सारी की सारी एनर्जी हमारे पास आ गई है, अब हम इस एनर्जी को डबल करेंगे, तुम्हें मारकर, उसके बाद तुम्हारे पैट्रियार्च तुम्हारे पूरे के पूरे नामगोंग क्लैन को मारकर। तो वो कैप्टन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। उसने मेरे ही साथी की, मेरे स्क्वाड्रन मेंबर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना लिया है। जब किसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कैप्टन के ऊपर जाकर अटैक करता है और कैप्टन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। कैप्टन कहता है कि लगता है कि मैं यहीं पर मरने वाला हूं। और जैसे ही वो बंदा जो होता है अपना हाथ उठाता है कैप्टन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसी के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगती है और उसका हाथ जो होता है वहां पर मूव नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ उसके हाथ को वहां पर बाइंड कर लेता है। तो इस बात से वो काफी हैरान होता है, जबकि साथ ही वहां पर उसके बाजू के ऊपर एक स्ट्राइक लगती है, एक तलवार की स्ट्राइक, और उसका बाजू कट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। तुम्हारा डोंगबिल वहां पर आने के बाद उसका बाजू काटता है और जब उसका बाजू काटता है तो अपने बाजू को रीजनरेट भी नहीं कर पाता। तो डोंगबिल कहता है कि ये क्या चीज है, क्या ये इंसान है या फिर एक मॉन्स्टर है। जबकि वो मॉन्स्टर जो होता है बड़ी तेजी के साथ डोंगबिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम कौन हो जो यहाँ पर मेरे पर अटैक कर पा रहे हो। तुम्हारा डोंगबिल कहता है कि इसकी फुटवर्क टेक्निक काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन अफसोस कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। और हमारा डोंगबिल उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद उसके पीछे पहुंच जाता है और पीछे जाने के बाद अपनी तलवार को घुमाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं भी यहाँ पर नामगोंग क्लैन के लोगों की तरह हूँ। और वहां पर से उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है, इतनी स्ट्राइक्स लगाता है कि उस बेचारे की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और उसके गिरने के बाद हमारा हाजिन वहां पर आता है और वो सभी लोग जो देखते हैं कि उसकी बॉडी वहां पर ऑटो रीजनरेट हो रही होती है। तो वो कहते हैं कि इसकी बॉडी तो यहाँ पर रीजनरेट हो रही है। तो मिस रीनो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हिमालय ड्रैगन पैलेस के लोगों ने जहां पर अपनी डिवाइन आर्ट को यूज किया, जिसे ब्लैक सैंड डिवाइन वुड टेक्निक कहा जाता है। तो हाजिन कहता है ये कैसी टेक्निक होती है। तो उसे कहते हैं कि ये कैसी टेक्निक होती है जो कि यहाँ पर जियांगशीज बनाने के लिए यूज की जाती है। मैंने जियांगशीज के बारे में काफी सारी स्टोरी सुनी है कि वो मर नहीं सकते क्योंकि उनकी बॉडी अपने आप रीजनरेट हो जाती है, और ये वाली जो टेक्निक है इसी को यहाँ पर ब्लैक सैंड टेक्निक कहा जाता है। माना हाजिन उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक जियांगशी की तरह है, लेकिन ये जियांगशी से ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके पास दिमाग है, ये बोल सकता है, ये बात कर सकता है, सोच भी सकता है। फिर साथ ही हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इसके बाकी के सभी साथी कहाँ पर और इनका लीडर कहाँ पर है। हमारा हाजिन उसे कहता है तो फिर इसे अपने साथ ही उठा लो, यही हमें बताएगा कि इसका बेस कहाँ पर है और इसका बॉस और इसके साथी कहाँ पर छुपे हुए हैं। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 164 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग हिमालय ड्रैगन पैलेस के बेस को ढूंढ पाएंगे और वहां पर जाकर क्या करेंगे, क्या उन्हें उनका बॉस मिल पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 165 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे हाजिन लोगों को वहां पर एक मॉन्स्टर मिल जाता है, एक जियांगशी टाइप ह्यूमन जो होता है हिमालय ड्रैगन पैलेस का, जिसके साथ वो यहाँ पर उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने वाले हैं ताकि उन्हें उसके बेस के बारे में पता चल सके। तो वो उसे अपने कंधे के ऊपर उठा लेते हैं और वहां पर से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि रस्ते में हमारा डोंगबिल कहता है कि क्या वो बंदा वहां पर सेफ रहेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें कब से यहाँ पर राइटियस लोगों की परवाह होने लगी, क्योंकि हम लोग डिमोनिक कल्ट के लोग हैं, हम लोग यहाँ पर राइटियस लोगों की परवाह कैसे करेंगे। तो डोंगबिल उसे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि उस बंदे के इंप्रेशंस काफी ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि उनका पैट्रियार्च यानी नामगोंग फैमिली का पैट्रियार्च हमसे काफी तमीज से बात कर रहा था, इसी वजह से मुझे उसके लोगों की फिक्र हो रही है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में पास्ट का दिखाते हैं जहां पर थोड़ी देर पहले वो लोग वहां से निकले थे उस जियांगशी को उठाकर। वहां पर नामगोंग फैमिली का जो स्क्वाड लीडर होता है वो उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जहां पर तुम लोगों के एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि मैं हिमालय डिमोनिक पैलेस का यंग मास्टर हूं तो क्या फिर भी तुम यहाँ पर मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहोगे। तो ये बात सुनने के बाद कैप्टन उसे कहता है क्या वाकई में तुम एक डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट हो। तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं एक डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी काफी ज्यादा कम रह गई है, तुम्हारी इंजरीज को हील करने के लिए मैं अपनी एनर्जी के साथ तुम्हें हील नहीं कर सकता, वरना तुम्हारी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी चली जाएगी और तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। इसी वजह से अपने पैट्रियार्च के पास जाओ, वो यहीं पर करीब ही हैं, वो तुम्हारी बॉडी को हील कर देंगे। जबकि हम लोग यहाँ पर से जाने वाले हैं। तो वो कैप्टन होता है उनसे कहता है क्या
तुम हमारे पैट्रियार्च से मिले हो? तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं जहाँ पर तुम्हारे पैट्रियार्च से मिला हूँ, हम लोग जो है वो फाइट नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक समझौता हो गया, हम लोग तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे और तुम लोग हमारे रास्ते में नहीं आओगे। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं, और डोंगपेल जो होता है उस जियांगशु को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है। हाजिन जाने से पहले कैप्टन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर पैट्रियार्च को देखो तो उनसे कहना कि प्लीज हमें माफ कर दे कि हम लोग यहाँ पर हिमानी ड्रैगन पैलेस तक पहले पहुंच गए हैं। और वो लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो ये लोग बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ होते हैं जहां पर वो जियांगशन को लेकर जा रहा था, क्योंकि एक खास जगह होती है जहां पर उनका बेस होता है। तो जब उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि नामगोंग क्लैन के लोग ना सिर्फ यहाँ पर अच्छे तलवारबाज हैं, बल्कि उनके मैनर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है कि उनकी तलवारबाजी इस वजह से ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो एक ऐसे इंसान की छत्र छाया में बड़े हो रहे हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर इंसान है। वो तलवारबाजी में भी काफी ज्यादा अच्छा है और साथ ही तमीज में भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो मिस रिन जो होती है वो उनसे कहते हैं कि तो बहुत ज्यादा कूल है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो उसे कहते हैं कि तुम जहाँ पर उनके बारे में ऐसे बातें करते हो जैसे कि तुमने जहाँ पर पर्सनली ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। अब ये मत कहना कि गोंग जैची ने ये सारी बातें तुम्हें बताई है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर आने से पहले सारी रिसर्च की थी, मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरा कौन कौन सा दुश्मन है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर जितने भी क्लैन उन सभी के ऊपर रिसर्च की हुई है। तो वो उसे कह दिया मुझे तो नहीं लगता कि ये रिसर्च से इतनी सारी नॉलेज आ सकती है, तुम यहाँ पर पर्सनली उसे जानते हो। फिर साथ ही वो लोग उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं जिस लोकेशन के ऊपर वो जियांगशु ने लेकर आता है। तो डोंगपेल उसे वहां पर ग्राउंड के ऊपर फेंकता और कहता है कि ये तो यहाँ पर ऐसे गिरा पड़ा है जैसे कि ये मर चुका है, यानी कि इसकी बॉडी तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे डिके होती जा रही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? तो हाजिन उसे कहता है कि ओए जल्दी से उठ जाओ, हमें पता है कि तुम अभी तक जिंदा और तुम्हारी बॉडी रीजनरेट हो जाती है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मरे नहीं हो। अब जल्दी से उठकर बताओ क्या यही वो जगह है? तो जैसे वो लोग वहां पर उससे बात कर रहे होते हैं इसी के साथ ही वहां पर कोहरा फैलना शुरू हो जाता है। साइड के ऊपर से वहां पर एक और जियांगशी निकल कर आता है और ये जियांगशी जो होता है वो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक टाइप का लग रहा था। तो मिस रिन कहती है कि ये क्या चीज है, क्या ये भी एक जियांगशी है? तुम्हारा हाजिन कहता है कि क्या तुम एक जियांगशी हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो यहाँ पर दूसरे जियांगशी से ज्यादा खराब है। तो जब किसी के साथ वो जियांगशी उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने परमिशन दे दी हमारे जंगल के अंदर आने की, आज तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे जंगल में आने की? और साथ ही वहां पर वो इशारा करता है। जैसे वो इशारा करता है तो वो दूसरे वाला जियांगशी जो था वो उठकर खड़ा हो जाता है और जैसे वो उठता है उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती है, यानी कि वो अपनी बॉडी को वहां पर सेल्फ डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो हमारा हाजिन जो था वो चिल्लाकर कहता है कि मिस सियोरिन वहां पर से हटो और इसी के साथ उसकी बॉडी वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है। वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो जैसे वहां पर धमाका होता है मिस रिन जो होती है वो बच जाती है क्योंकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर अपने हाथ सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है ताकि उसके एनर्जी के धमाके के साथ मिस रिन को बचा सके। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो कहता है कमीने कहीं के ने क्या लगता है कि मेरे दोस्तों के पास यहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन के साथ अटैक करके उन्हें मार सकते हैं। जबकि वो दूसरा जियांगशी जो यहाँ पर बाद में अपीयर हुआ था अभी वहां पर खड़ा होता है और इसी के साथ हमारा हाजिन अपने हाथ में वहां पर एक लाइट बॉल क्रिएट करता है और अपनी हिमालय डिमोनिक लाइटनिंग बॉल फिस्ट टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उस जियांगशी के ऊपर अटैक करता है तो उसकी बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो गायब हो जाती है और हमारा हाजिन कहता है कि ये तो यहाँ पर से गायब हो गया। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पर एक बड़ा सा होल बन जाता है। तो वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो जियांगशी असली नहीं था बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन थी, किसी ने यहाँ पर मैजिक के साथ एक इल्यूजन क्रिएट की थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर नीचे जो बड़ा सा होल है वो हिमालय ड्रैगन पैलेस के जो लोग हैं इसी नीचे इस होल के अंदर से निकल कर आ रहे हैं, वो यहाँ पर नीचे रहते हैं, हमें वहां पर नीचे जाकर देखना पड़ेगा। किसी जगह इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती तो वो लोग कभी भी यहाँ पर एक जियांगशी को इल्यूजन बनाकर यहाँ पर नहीं छोड़ते और यहाँ पर दूसरा जियांगशी अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस जगह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें नीचे जाकर ही पता चलेगा कि हिमालय ड्रैगन पैलेस के कमीने लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड में कर क्या रहे हैं। तो हाजिन जो होता है वहां पर उसके किनारे के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। डोंगपेल कहता है ये काफी ज्यादा गहरा लगता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है ये काफी ज्यादा गहरा है। वो लोग नीचे कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। तो रिन कहती है तो फिर क्या करें? मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर बहुत ही खास किस्म की टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होंगे। मेरे फादर ने मुझे एक बार बताया था कि यहाँ पर वो लोग 7 ल्यूमिनार्स असेंबली आर्ट को यूज करते हैं। वो एक खास किस्म की टेक्निक होती है जो कि डेड बॉडीज और खून के साथ परफॉर्म की जाती है, यानी वो काला जादू होता है। तो मिस रिन उनको बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर हिमालय ड्रैगन पैलेस के पास इन लोगों के पास यहाँ पर 7 डिवाइन आर्ट्स हैं और सारी की सारी डिवाइन आर्ट्स जो हैं वो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स से ली जाती हैं। उनमें वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल को यूज किया जाता है और साथ ही यिन और यांग और सन और मून की एनर्जी को यूज किया जाता है। यहाँ पर इन 5 एलिमेंट्स की एनर्जी के जो जादूगर होते हैं वो 5 एलिमेंट्स में से किसी एक को यूज कर पाते हैं। जहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि इस जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ इस तरह के और साथ ही यहाँ पर पेड़ों की एनर्जी को यूज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में इनके पास जो हाई लेवल का सोर्सर या फिर जादूगर है वो काला जादूगर यहाँ पर वुड की एनर्जी को यूज कर सकता है। स्त्रीन उसे कहते हैं कि इस जगह के ऊपर उन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर वाकई में यहाँ पर वुड की एनर्जी को यूज करने वाला कोई जादूगर नीचे है तो फिर तो यहाँ पर हम इस फाइट को बहुत ही मुश्किल से जीत पाएंगे। तो महाहाजिन उसे कहता है कि जो भी हो जाए हमें वहां पर नीचे जाना तो पड़ेगा। हिमालय ड्रैगन पैलेस की पूरी फोर्सेस को हमें डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि आगे आने
वाली वार में जो हमारे खिलाफ ना खड़े हो सके। साथ ही हमारा हाजिन सोच रहा था कि रात को जो मैंने सपना देखा था उसमें डीमन गार्ड ने आकर मुझसे कहा था क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, तो मैं जो हैंडल कर सकता हूं, मुझे ये करना ही होगा। मैं कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूं बल्कि मैं यहाँ पर डीमन गार्ड का डिसाइपल हूं और मैं आगे जाकर डीमन गार्ड बनने वाला हूं। और इसी के साथ वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल तुम यहाँ पर ऊपर रहोगे, कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आना चाहिए, ना ही कोई अंदर से बाहर निकलना चाहिए। जो भी यहाँ पर अंदर जाने की कोशिश करे उसे भी मार डालना, जो अंदर से बाहर निकले उसे भी मार डालना। तो वो कहता है जी मास्टर। और साथ ही वो रिन से कहता है कि रिन तुम मेरे साथ वहां पर नीचे जाओगी। तो वो कहते हैं लेकिन मैं क्यों, तो वो तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर इनके डिवाइन आर्ट्स के बारे में काफी कुछ जानते हो और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। तो रिन शर्माते हुए उसे कहते हैं कि ये क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूं कि यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन मुझे चाहिए होगी। तो वो दोनों इसी के साथ ही वहां पर उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देते हैं। जैसे वो लोग जंप लगाते हैं तुम्हारा हाजिन जो होता है मिस रिन को कमर से पकड़ता है और कहता है गड्ढा काफी ज्यादा गहरा है, मैं तुम्हें पकड़ कर रखता हूँ ताकि तुम यहाँ पर आसपास टकरा मत जाना। और दोनों वहां पर से ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। तो वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर नीचे की तरफ गिर रहे होता है। गड्ढा वाकई में काफी ज्यादा गहरा होता है, वो अंडरग्राउंड एक टनल की तरह होता है। जैसे वहां पर नीचे आता है तो नीचे पेड़ों की बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, वो पेड़ जो होते हैं वहां पर नीचे तक गए होते हैं। और यहाँ पर वुड एनर्जी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी वुड एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज्यादा खास होती है। और हाजिन उसे कहता है कि यहाँ पर वुड की एनर्जी को यूज करने वाला जादूगर वाकई में है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इस जगह के ऊपर वुड की एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही है। किसी के साथ मिस रिन उसे कहते हैं कि यंग मास्टर वहां पर सामने देखो। तो जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर कुछ पेड़ होते हैं, यानी जड़ों के साथ बने हुए कुछ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए वहां पर खड़े होते हैं। वहां हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हिमालय ड्रैगन पैलेस के लोगों को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर उनके बेस के अंदर घुस आए हैं, इसी वजह से हमें वेलकम करने के लिए उन्होंने अपने साथियों को भेजा है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 165 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें यहाँ पर पता चलेगा क्या वाकई में यहाँ पर कोई काला जादू करने वाला कोई जादूगर है जो कि यहाँ पर वुडन एलिमेंट को यूज कर रहा है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 166 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन और मिस रिन जो होती है वो दोनों वहां पर अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उनको वेलकम करने के लिए वहां पर सामने से कुछ बड़ी बड़ी जड़ों के साथ बने हुए डीमंस निकल आते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर मैं वेलकम करने वाली पार्टी आ गई है और ये सभी के सभी यहाँ पर जड़ों के साथ ही बनाए गए हैं। लगता है कि तुमने ठीक ही कहा था कि यहाँ पर वुड एलिमेंट को यूज करने वाली कोई जादूगर है जो कि यहाँ पर इन वाले सारे मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर रही है। तुम्हारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता तो फिर रेडी हो जाओ, हमें इनसे फाइट करनी होगी। तो वहां पर वो लोग फाइट कर रहे हो, जबकि बाहर का सीन दिखा दे जहां पर डोंगपिल जो होता है उससे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो भागते हुए वहां पर उस बेस की तरफ आगे बढ़े होते हैं ताकि वहां पर नीचे जाकर हाजिन और उसकी टीम के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन डोंगपिल कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को वहां पर नीचे नहीं जाने दूंगा। लगता है कि मेरे यंग लॉर्ड ने वहां पर कुछ ना कुछ तो ढूंढ लिया है, लगता है कि वो सही जगह के ऊपर और सही जगह के ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर उस चीज को बचाने के लिए भागते हुए आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम में से किसी को भी आगे नहीं जाने दूंगा। मेरे लॉर्ड ने यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि मुझे यहाँ पर रुकना है और किसी को भी जो भी अंदर से बाहर निकले उसे भी मार डालना है, जो बाहर से अंदर जाने की कोशिश करे उसे मार डालना है। तो इसी के साथ ही वहां डोंगपिल जो होता है फिर से साइड के ऊपर देख रहा है तो वहां पर फिर से पूरी एक आर्मी खड़ी होती है। यहाँ पर बहुत सारे और लोग निकल आते हैं और वो सारे उसी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वहां डोंगपिल कहता है कि लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये खत्म होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ पर अब कुछ और ही करना पड़ेगा, चाहे यहाँ पर कितनों को क्यों ना मार दूं। यहाँ पर और बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पर सभी लोगों को इस होल के अंदर जाने से रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और डोंगपिल फिर से वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है और उनके पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो नीचे का सीन दिखाते हैं कि मिस रिन और हमारा हाजिन दोनों वहां पर मिलकर अटैक्स किए जा रहे होते हैं। हाजिन जो होता है वो अपने ब्लेड के साथ और मिस रिन जो होती है अपनी आईसी टेक्निक के साथ वहां पर उनको मार रही होती है। फिर साथ ही मिस रिन को सामने से लाइट दिखाई देती है तो उसे कहते हैं कि वहां पर मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, चलो जल्दी से उस तरफ आगे बढ़ते हैं। और वो दोनों भागते हुए जल्दी से जाकर उस होल के अंदर जाते हैं। जैसे ही वहां से अंदर जाते हैं तो वहां पर काफी सा बड़ा ओपन एरिया होता है और उस ओपन एरिया के अंदर दिखाते हैं कि वो एक एंट्रेंस होती है, यानी एक अलग स्पेस की एंट्रेंस होती है जहां पर समझ लो कि उन्होंने अपना बेस बना रखा होता है। तो वहां हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसने एंट्रेंस के दरवाजे को भी बंद कर दिया है। वो अटैक करके वहां पर से नीचे मिट्टी गिराता है जिसकी वजह से दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर काफी सारा खून जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर बह रहा होता है। वहां पर बहुत ही बड़े पेड़ की जड़ होती है जिसके नीचे वहां पर जादूगरनी बैठी होती है और उसने बहुत सारी डेड बॉडीज को वहां पर रखा होता है जिनकी बॉडी के अंदर से खून बह बह कर वहां पर नीचे इकट्ठा हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो जादूगरनी कह दिया कि मुझे यहाँ पर एक डीमन की ब्रेथ महसूस हो रही है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर नैमगोंग क्लैन के लोग पहले पहुंचेंगे लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई डिमोनिक मास्टर आ गया है और तुम्हारी जो एनर्जी है और साथ में तुम्हारे हाथ में जो ब्लेड है उसके अंदर से भी डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। क्या तुम डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट हो जो कि हिमल डिमोनिक डिवाइन कल्ट से यहाँ पर आया है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर साथ ही वो मिस रिन से कहता है कि मिस रिन जैसा कि तुमने यहाँ पर बताया था क्या ये वाकई में वही काला जादू करने वाली एक जादूगरनी है? क्या ये वुड एलिमेंट को यूज कर रही है? तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि ये वुड एलिमेंट को यूज
करने वाली, काला जादू करने वाली जादूगरनी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जादूगरनी जो है ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है, क्योंकि इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारकर उनका सैक्रिफाइस करके उनका खून जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इसने यहाँ पर जो कुछ भी क्रिएट किया है वो बहुत ज्यादा गलत है, यानी कि वो लॉज को तोड़ रहा है। तो जादूगरनी उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, और तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर नादरन आइस पैलेस से आई हो, लेकिन नादरन आइस पैलेस की मास्टर की बेटी की यहाँ पर क्या कार्य है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो मिस रिन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर अपनी जगह बनाना चाहते हो, और तुमने यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लीडर के साथ एक डील कर ली है, लेकिन आखिर सब में ये सब कुछ करने का क्या मकसद है जो तुम यहाँ पर खून खराबा कर रही हो। ये किसी भी एंगल से कोई राइटियस काम दिखाई नहीं देता। जबकि जादूगरनी उसे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम इस बात को नहीं समझ सकती। ये एक बहुत ही कमाल का और एक बहुत ही पवित्र रिचुअल था। ये हमारे ड्रैगन गार्ड के लिए एक सैक्रिफाइस था। हम लोग अपने ड्रैगन गार्ड के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि ह्यूमनली ड्रैगन पैलेस का ड्रैगन गार्ड, जिसे तुम यहाँ पर ड्रैगन गार्ड कहते हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, और तुम उसके लिए यहाँ पर नैमगोंग फैमिली के लोगों को किडनैप करके उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर इन पेड़ों के अंदर डाल रही हो, और इसके साथ अपने लोगों को तुम यहाँ पर मॉन्स्टर बनाती जा रही हो जो कि अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो जियांगशी से भी ज्यादा बदतर हैं। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। जब किसी के साथ ही वो जादूगरनी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमारे रिचुअल की इंसल्ट करने की, और साथ ही अपनी पावर्स को यूज कर दिया। तो साइड के ऊपर से बहुत सारी बेलू के बने हुए मॉन्स्टर्स निकल आते जैसे पहले वहां पर थे, लेकिन इनका कलर थोड़ा सा अलग होता है। तो वो मॉन्स्टर से कहते हैं कि आगे बढ़ो, इन सभी लोगों को मार डालो। तो इसी के साथ ही मॉन्स्टर्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी मॉन्स्टर्स जो होते हैं भागते भागते आगे की तरफ बढ़ते ताकि जाकर उनके पर अटैक कर सके हाजिन और इसकी मिस रिन के ऊपर। तो हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इनसे फाइट करने में काफी मसला होगा, और हाजिन वहीं पर से ऊपर की तरफ जंप करता है और साथ ही अपनी तलवार को घुमाकर उनके पर अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन साइड के ऊपर से कुछ बेलें निकलती हैं जो कि उसके बाजू और उसकी टांगे पकड़ लेती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर वो जादूगरनी के सामने, और जादूगरनी हर तरह से यहाँ पर बेलू को कंट्रोल कर सकती है। तो जैसी बेले उन्हें पकड़ लेती है, दूसरी तरफ मिस रिन भी वहां पर पकड़ी जाती है। दोनों को वहां पर बेलू के अंदर पकड़ लेती है, और साथ ही वो जादूगरनी उनसे कहती है कि बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों यहीं पर इस जगह के ऊपर मरने वाले हो। क्या तुमने यहाँ पर इस बात को अंडर एस्टिमेट किया कि मैं यहाँ पर लकड़ी के यानी कि मैं वुड के मैजिक को यूज कर सकती हूँ। वुड की पावर को यूज करने वाली जादूगरनी यहाँ पर इतना भी नहीं कर सकती, और साथ ही वहां पर बेलें जो होती है वो कसना शुरू हो जाती हैं और उन दोनों को पूरी तरह से अंदर कवर कर लेती है। तुम्हारा हाजिन और मिस रिन जो होता है वो दोनों वहां पर उन बेलू के अंदर पूरी तरह से ट्रैप हो जाते हैं। तो जादूगरनी कहती है कि अब तुम दोनों की बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी, और तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी मेरी इन बेलू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलने वाला है जो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी, लेकिन साथ ही बेलू के अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहां पर अंदर से अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके साथ ही वो सारी की सारी बेलें जो होती हैं वो कट जाती हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है उन सभी बेलों को काटने के बाद बाहर निकल आता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को इस जगह के ऊपर मार डालूंगा। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाओगी। और साथ ही हाजिन वहां पर उन बेलू को भी काट देता है जिनके साथ मिस रिन वहां पर ट्रैप थी। तो मिस रिन को बचाने के बाद इसी के साथ ही वो जादूगरनी फिर से अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी वुड की एनर्जी को यूज करती है, लेकिन मिस रिन और हाजिन जो होते हैं वो दोनों वहां पर अपना आप संभाल लेते हैं और दोनों वहां पर मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो मिस रिन उसे कहते हैं कि इनका तो कोई अंत ही नहीं है। तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कुछ हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या करें। तो वहां हाजिन कहता है कि फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ से फाइट कर रहे हैं, चाहे हम लोग यहाँ पर इनसे कितनी फाइट क्यों ना कर ले, लेकिन वो नए मॉन्स्टर्स क्रिएट कर लेती है। पहले हमें यहाँ पर उस जादूगरनी का ध्यान भटकाना होगा। अगर एक बार उस जादूगरनी का ध्यान भटका दिया तो उसके बाद मैं बड़ी आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार पाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो जादूगरनी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इन सभी को इतनी आसानी से हरा पाओगे, चाहे तुम कोई भी प्लान क्यों ना बना लो, लेकिन हमें यहाँ पर से तुम्हें और ज्यादा भागने भी नहीं देने वाली। और साथ ही वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है तो वहां पर बेलू का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो रिन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका कलर चेंज हो रहा है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है जी यहाँ पर जितना भी ब्लड है आसपास के जंगल के अंदर से सारे ब्लड को इस जगह के ऊपर इकट्ठा कर रही है और इन बेलू के अंदर डाल रही है, जिसकी वजह से बेलू से बने हुए मॉन्स्टर्स जो है उनका लेवल बढ़ गया और उनकी पावर भी बढ़ गई है। तो जादूगरनी जो होती है वहां पर फिर से कोई मंत्र बोलना स्टार्ट करती है और इसी मंत्र के साथ वहां पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं और ये मॉन्स्टर्स जो होते हैं पहले से ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है मिस रिन से कहता है कि मिस रिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सबको अकेले हैंडल कर लोगी। तो मिस रिन से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मैं यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स अकेले कैसे फाइट करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर मर जाऊं तो वैसे ही बता दो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के हाथों से मुझे क्यों मरवाना चाहते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि तुम्हें जाकर उस जादूगरनी से फाइट करनी होगी, जाओ जाकर उसका ध्यान
भटकाओ, तब तक मैं जहाँ पर सभी मॉन्स्टर से निमट लूंगा। तो वो उसे कहती है क्या उस काली जादूगरनी से जाकर मैं फाइट करूँ? तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुम जाकर उसे फाइट करो, क्योंकि वो जहाँ पर इन बेलों को कंट्रोल कर रही है। अगर तुम उसे जाकर फाइट करके उसका ध्यान भटकाओगी तब तक मैं जहाँ पर इस काम को पूरा कर दूंगा, इन सभी को मार डालूंगा। तुम्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए जाकर उसे बिजी रखना होगा। क्या तुम 15 मिनट के लिए उसे बिजी रख सकती हो? मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो। तो वो उसे कहती है तुम्हें मेरे पर भरोसा है? तो मैं जहाँ पर ठीक है तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, लेकिन कोशिश करना कि 15 मिनट से पहले यहाँ पर ये मिशन खत्म हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना कि मैं उस जादूगरनी के हाथ से मारी जाऊं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 166 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। क्या हमारा हाजिन यहाँ पर 15 मिनट में इस मिशन को क्लियर कर पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 167 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस रिन जो होती है वो से कहती है ठीक है मैं 15 मिनट के लिए जाकर उस जादूगरनी से फाइट करती हूँ, लेकिन 15 मिनट में तुम्हें यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर्स से निमटना होगा। तो इसी के साथ ही हाजिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाकर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जबकि मिस रिन जो होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो जादूगरनी कहती है कि ये क्या, यहाँ पर इसकी ब्लेड टेक्निक कुछ ज्यादा प्रिसाइज है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहा है और साथ ही यहाँ पर दीवारों को बचा रहा है, क्योंकि अगर इसके डिमोनिक एनर्जी जहां पर दीवारों के साथ टकराएगी तो पूरी की पूरी ये केव गिर जाएगी और हम सभी लोग जहां पर नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन लड़का अपनी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि ये तो यहाँ पर फायर की एनर्जी को भी यूज कर सकता है। तुम्हारा हाजिर वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर साथ ही फायर की एनर्जी को भी रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स वहीं पर जल रहे होते हैं। तो जब वो यहाँ पर इस एनर्जी के अटैक्स को देखती है तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं यहाँ पर और ज्यादा मॉन्स्टर्स को इकट्ठा करती हूँ। चलो देखती हूँ कि कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को तुम यहाँ पर हैंडल कर पाओगे। और जैसे वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करके वहां पर नए मॉन्स्टर्स बनाने लगती है, इसी के साथ ही आइस के साथ उसके ऊपर अटैक होता है। तो वो कहती है कमीनी कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे रिचुअल को बीच में रोकने की। तो मिस रीन उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया गया और अब यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करने वाली हूँ, उसको छोड़ो और मेरे पर ध्यान दो, क्योंकि मैं यहाँ पर अगले 15 मिनट के लिए तुम्हें बिजी रखने वाली हूँ। जबकि वो जादूगरनी जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नादरा नाइस पैलेस के लोगों से तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। एक ना एक दिन तो वैसे ही मैं जाकर तुम्हारे नादरा नाइस पैलेस के अंदर तुम्हें और तुम्हारे बाप को मारने वाली थी और आज यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगी। तो मिस रीन उसे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर ट्राई करके देखना चाहती हो तो फिर अभी ट्राई करके देख लो, देखते हैं कि तुम मुझे मार पाती हो या नहीं। तो यहाँ पर से जो नेक्स्ट सीन होता है बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर नैमकोंग पैट्रियार्च जो होते हैं अपने सोल्जर के पास आ जाता है और उसे वहाँ पर एनर्जी देकर उसे रिकवर करवा रहे होते हैं। और साथ ही वो उससे पूछते हैं कि बताओ कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ सर मैं ठीक हूँ। जहाँ पर डिमोनिक जंग मास्टर उसके साथी ने मेरी जान बचाई, यानी कि मेरी मदद की थी। और उसके बाद मास्टर से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है, पहले यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर करो, उसके बाद यहाँ पर तुम आराम से बता सकते हो। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी वजह से पूरी की पूरी स्क्वाड खतरे में पड़ गई है, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये फैसला किया था इन सभी को यहाँ पर लाकर हिमवली ड्रैगन पैलेस से फाइट करने का। और साथ ही वो सोच रहे होता है कि हिमवली ड्रैगन पैलेस के बारे में मैंने जो कुछ भी सोचा था कि हम लोग बड़ी आसानी से उन्हें वाइप आउट कर सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक प्लान है, यानी कि मैंने यहाँ पर गलत फैसला किया था। फिर साथ ही वो कहता है क्योंकि अब मैं यहाँ पर इनका लीडर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को अपनी आंखों से मरता हुआ कैसे देखूँ? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे साथ आए थे लेकिन अब यहाँ पर मर चुके हैं। और साथ ही वहां पर मास्टर नैमकोंग डैन को वहां पर से एनर्जी महसूस होती है, और ये एनर्जी जो होती है ये तलवार की एनर्जी होती है जो कि हमारे डोंगपिल की एनर्जी तलवार के अंदर से निकल रही होती है। तो वो कहता है कि ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये बहुत ही टेरिफिक डिमोनिक एनर्जी है। फिर साथ ही वो कहता है कि यंग लीडर यानी कि उस योर रैंक की एनर्जी है। नहीं, फिर साथ ही वो कहता है नहीं उसकी एनर्जी नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से याद है ये एनर्जी जो है वो उसकी स्टील की स्वॉर्ड के अंदर से निकल रही थी। उसके साथ जो उसका गार्ड था यानी वो पीले बालुआ लड़का जो था डोंगपिल, उसके पास एक तलवार थी, उसकी तलवार के अंदर से मेटालिक एनर्जी निकल रही थी। ये तो वो एनर्जी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी एनर्जी भी इतनी पावरफुल है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मास्टर नैमकोंग कहता है कि ये किसी इंसान की एनर्जी नहीं हो सकती, मुझे लगता है कि वो अपनी तलवार को अवेकन कर रहा है। मैंने बहुत सारी डिमोनिक स्वर्ड्स के बारे में सुना है कि वो बहुत ज्यादा खास होती हैं और उनके अंदर अपनी एक स्पिरिट होती है और उनको अवेकन करना पड़ता है। जितना ज्यादा वो यहाँ पर फाइट करेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, उतनी ज्यादा उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। और मुझे लगता है कभी भी यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। वो पीले बालुआ लड़का जो अपनी तलवार को वहां पर अवेकन कर रहा है। तो मास्टर डैन अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहीं पर रुकेंगे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं खुद जाकर देख कर आता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। और बड़ी तेजी के साथ उसी एनर्जी के बहाव की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ डोंगपिल को दिखाता है कि मां डोंगपिल जो होता है वो अपनी तलवार को घुमा घुमा कर उन सभी को मार रहा होता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो किसी को वहां पर नीचे नहीं जाने देगा। और जितना ज्यादा वो अपनी तलवार के साथ उन सभी को मार रहा होता है उतना ज्यादा उसकी तलवार की एनर्जी बढ़ती जा रही होती है। तो मां डोंगपिल कहता है कि शुरुआत में मैं अपने आप को यहाँ पर एक बहुत ही कमजोर इंसान समझता था कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर को कैसे गार्ड करूंगा, यानी कि मैं उनका पर्सनल बॉडी गार्ड बना, क्योंकि
क्योंकि उन्होंने यहाँ पर खुद डिमांड की कि मैं उनका पर्सनल बॉडीगार्ड बनूं, और उसके बाद वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ उनकी जान बचाना, क्योंकि मैं उनका पर्सनल गार्ड हूँ और उनके लिए मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना था। इसी वजह से मैं यहाँ पर फोकस करता रहा ट्रेनिंग के ऊपर। मैंने अपनी अभी तक सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया ताकि मैं स्ट्रॉन्गर बन सकूं। और उसके बाद मेरे यंग मास्टर यानी मेरे लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर ये तलवार दी जिसे साइलेंट किंग स्वॉर्ड कहा जाता है। साइलेंट किंग स्वॉर्ड के अंदर अपनी एक आत्मा है, इसकी अपनी एक एनर्जी है, और मेरी डिमोनिक एनर्जी और इसकी डिमोनिक एनर्जी मुझे लगता है कि इस वक्त दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफियर्स कर रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये अवेकन होने वाली है। और इसी के साथ वहाँ डोंगपिल जो होता है वहां पर अपनी तलवार को घुमाते हुए जब आगे की तरफ बढ़ता है और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारता है, तो डोंगपिल कहता है कि जितना ज्यादा मैं यहाँ पर इन सभी को मारता हूँ, जो तलवार जितना ज्यादा खून सोखती है, मुझे लगता है कि इसकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जितने ज्यादा लोगों को मैं मारूंगा उतनी ज्यादा इसकी एनर्जी बढ़ेगी और ये अवेकन हो जाएगी। और जब ये तलवार यहाँ पर अवेकन हो जाएगी उस वक्त यहाँ पर मैं भी एक हाई लेवल का मास्टर बन जाऊंगा, और मास्टर को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है, यानी मेरे यंग मास्टर को इस बात से काफी ज्यादा खुशी होने वाली है। और साथ ही वो यहाँ पर अवेकन स्वॉर्ड को एक नया नाम देता है, वो सब ब्लैक ब्लड डीमन स्वॉर्ड का नाम देता है, और कहता है कि आज के बाद मैं यहाँ पर इसे ब्लैक ब्लड डीमन स्वॉर्ड कहूंगा। तो डोंगपिल जो होता है उन सभी मॉन्स्टर्स से कहता है कि चाहे तुम लोग यहाँ पर और अपनी आर्मी को लेकर आ जाओ, लेकिन तुम में से किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं अपने यंग मास्टर को इंटरप्ट होने नहीं दूंगा, वो नीचे जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपना मिशन पूरा करके ही बाहर निकलेंगे। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वो भी वहां पर नीचे फाइट करते हुए उसे महसूस होता है कि डोंगपिल ने अपनी तलवार की एनर्जी को अवेकन कर लिया है, उसकी साइलेंट किंग एनर्जी की, उसकी साइलेंट किंग स्वॉर्ड की एनर्जी उसे यहाँ तक नीचे तक महसूस हो रही होती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि लगता है कि डोंगपिल को इस फाइट से काफी कुछ हासिल हुआ है और उसने ब्रेक थ्रू कर लिया, तो मैं यहाँ पर पीछे कैसे रह सकता, मुझे भी जल्दी से खत्म करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से खत्म करने से पहले रिन यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाए, और रिन को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर भी देखता और कहता है कि मिस रिन अभी तक वहां पर काफी अच्छे से अपने आप को संभाल रही है, वो उस जादूगरनी के खिलाफ फाइट कर रही है। जादूगरनी के पास फिजिकल कोई एबिलिटीज नहीं है, वो सिर्फ अपने जादू के साथ ही यहाँ पर अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से मिस रिन को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो जादूगरनी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से जादूगरनी के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि नादरन हिवन आइस पैलेस के लोगों, मुझे यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन से बहुत ज्यादा नफरत है। और साथ ही वो वहां पर उसे किक मारती है, जिसकी वजह से रिन पीछे की तरफ गिरती है। फिर साथ ही वहां से फिर से किक मारती है, जिसकी वजह से मिस रिन फिर से पीछे की तरफ गिरती है। और उसके गिरने के बाद मिस रिन उसे कहते हैं कब तक तुम यहाँ पर इसी तरह मुझसे फाइट करती रहोगी, क्या तुम यहाँ पर खुलकर फाइट नहीं करने वाली। लेकिन इसी के साथ ही ग्राउंड के अंदर से बेले निकल दिया, क्योंकि यहाँ पर उसे थोड़ा सा डिस्टेंस मिल गया था, इसी वजह से जादूगरनी ने वहां पर अपने जादू को यूज करते हुए बेलों को एक्टिवेट कर दिया। तो वो बेले मिस रिन को वहां पर पूरी तरह से पकड़ लेती है। फिर से मिस रिन जो होती है वहां पर उससे पकड़ी जाती है, और इस बार वो यहाँ पर आजाद भी नहीं हो पा रही होती। तो हमारी जादूगरनी उसे कहते हैं कि अब क्या हो गया, तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ ज्यादा एरोगेंट बन रही थी, लेकिन अब तुम्हारी सारी एरोगेंस कहां पर चली गई। और साथ ही एक बेल के साथ वो मिस रिन का गला दबाना शुरू कर देती है। जब वो वहां पर उसका गला दबा रही होती है, इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपने ब्लेड को वहीं से थ्रो करता है। ब्लेड बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ जादूगरनी के हाथ से होता हुआ सीधा जाकर उस जगह के ऊपर लगता है जहां पर मिस रिन होती है, और जाकर उन बेलों को काट देता है। तो जादूगरनी पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कि ये क्या हुआ, मेरे यहाँ पर तकरीबन 100 से भी ज्यादा वो जितने मॉन्स्टर्स थे मैंने क्रिएट किए थे वो 100 से भी ज्यादा थे, और सभी काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इसने यहाँ पर सारी की सारी वुड स्पिरिट मॉन्स्टर्स को मार दिया, वो भी इतनी जल्दी। और साथ ही वो पीछे देखते हैं तुम्हारे हाजी ने उन सभी लोगों को आग लगा दी होती है, वहां पर उन सभी को आग लगाकर जला दिया होता है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि इस डिमोनिक वेपन का क्या मसला है, यह डिमोनिक वेपन इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक किस्म का ऑरा निकल रहा है, ऐसे लगता है जैसे कि इस डिमोनिक ब्लेड के अवेकन होने के बाद हम में से कोई भी यहाँ पर बच नहीं पाएगा। और ऊपर से ये लड़का इसकी बॉडी के अंदर से जो पावरफुल एनर्जी निकल रही है, क्या ये डिमोनिक सेक्टर का एक एल्डर लेवल का मास्टर है जो कि यहाँ पर आया है, लेकिन इसकी उम्र कुछ ज्यादा ही कम है एक एल्डर बनने के लिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये मेरे मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से हरा सकता है, तो मुझे यहाँ पर से निकल कर जाना होगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रह गए हैं। तो इसी के साथ ही वो जंप करते हैं वहां पर से भागना शुरू कर देती है। मिस रिन उसे कहते हैं कि यंग लॉर्ड वो तो यहाँ से भागकर चली जाएगी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो भाग रही है, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 167 का एंड होगा, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन यहाँ पर इससे कैसे निमटने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 168 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि मिस रिन जो होती है वो हाजिन से कहते हैं कि वो भागकर जा रही है, तो हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं उसे भागने नहीं दूंगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वहीं पर से अपनी डिमोनिक एनर्जी को यूज करते हुए डिमोनिक ब्लेड को कंट्रोल करता है, और दूसरी तरफ दिखाता है कि वो जादूगरनी जो होती है वहां पर अपनी बेलू के अंदर गायब होने की कोशिश करती है। बहुत सारी बेलेंस की बॉडी के साथ आकर लिपट जाती है, तो वो उनसे कहते हैं कि फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पर से जा रही हूँ, लेकिन जब अगली बार हम लोग मिलेंगे, अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं
छोड़ने वाली, अगली बार तुम दोनों ही मेरे हाथ से मरने वाले हो। लेकिन जैसे वो गायब होने लगते हैं, इसी के साथ ही वो तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ती हुई जाती है और जाकर उसके कंधे के अंदर दंस जाती है और वो जादूगरनी जो होती है वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जहां पर से भागकर जा सकती हो। और डिमोनिक ब्लेड जो होता है जब उसकी बॉडी के अंदर दंसता है तो वो उसे वहां पर लॉक कर देता है। तो हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अब जबकि तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो गई हो तो मुझे लगता है कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे पाओगे। अब मुझे ये बताओ कि हिवनली राइटियस अलायंस और तुम्हारे हिवनली ड्रैगन पैलेस के बीच में क्या समझौता हुआ है? हिवनली राइटियस अलायंस से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझे बताओगे कि तुम्हें यहाँ पर इससे क्या मिलेगा? डैम सोयोंग के साथ तुम्हारा क्या समझौता हुआ, क्या डील हुई है? डैम सोयोंग तुम्हें बदले में क्या देने वाला है? क्या तुम यहाँ पर बताओगी या नहीं? अब जल्दी से बोलो। तो इसी के साथ जादूगरनी उसे कह दिया अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट के हाथ से यहाँ पर मरूंगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। हमारा यहाँ पर राइटियस अलायंस के साथ क्या समझौता हुआ, क्या डील हुई, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है उसे एक झटका लगता है क्योंकि हमारा हाजिन का जो ब्लेड होता है वो एनर्जी सोखना शुरू कर देता है। तो वो कहता है ये क्या हो रहा है? ये डिमोनिक ब्लेड अपने आप यहाँ पर वुड एनर्जी को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है? मैंने तो यहाँ पर इसे कुछ कहा भी नहीं, यानी कि मैंने इसे एक्टिवेट भी नहीं किया। और इसी के साथ ही बहुत सारी एनर्जी जो होती है वहां पर जादूगरनी की बॉडी के अंदर से निकलकर ब्लेड के अंदर जाना शुरू हो जाती है। हाजिन को इस बात से काफी ज्यादा हैरानी तो होती है, लेकिन अब यहाँ पर उसने ब्लेड को हाथ में पकड़ रखा और साथ ही ब्लेड दूसरी तरफ से उसके कंधे के अंदर दंस गया हुआ है। वहां पर बहुत सारी वुड की और डेथ की एनर्जी होती है जो कि मुर्दा लोगों को यानी कि बहुत सारे लोगों को मारकर उसकी बॉडी के अंदर से उसने वुड एनर्जी के अंदर चेंज की थी। तो वो सारी एनर्जी जो होती है अब हाजिन के ब्लेड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है और आसपास उसके जितने मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर से भी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो मिस रिन कहती है कि यंग लॉर्ड ये क्या हो रहा है? तुम्हारे आसपास जितने भी ट्रीज हैं वो सारे मरते जा रहे हैं। तुम्हारा ब्लेड जो है वो यहाँ पर एनर्जी को सोख रहा है। आसपास जितनी भी बेलें हैं वो सारी की सारी, जितनी भी जड़ें हैं वो सारी की सारी जो है उनके अंदर से एनर्जी निकल रही है और सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बनकर तुम्हारे ब्लेड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा फिर तो तुम यहाँ पर हर एक चीज की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाओगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इस सिचुएशन में मैं करूँ क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये ब्लेड यहाँ पर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है। मैंने तो यहाँ पर इसे एब्जॉर्ब करने का कुछ कहा भी नहीं। और दूसरी तरफ दिखाता है कि वो जादूगरनी जो होती है उसकी बॉडी से सारी एनर्जी जो होती है वो निकल जाती है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। और वो कहती है कि मैंने यहाँ पर सोचा भी नहीं था कि इसका डिमोनिक ब्लेड यहाँ पर वुड एनर्जी को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। जिस वुड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं यहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मारकर उनको सैक्रिफाइस करके उनके ब्लड से एनर्जी को सोखती हूँ, ये ब्लेड डायरेक्टली मेरी बॉडी के अंदर से आसपास की चीजों की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बहुत सारी एनर्जी जो होती है ब्लेड के अंदर आती है तो ब्लेड स्ट्रॉन्गर होता जाता है। साथ उसके ऊपर जितने तलिस्मन्स लगे होते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक पट्टियां लपेटी थी, हमारे हाजिन ने उस ब्लेड को वहां पर कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर पट्टियां लपेट रखी थी और साथ ही उसके ऊपर बहुत सारे चार्म्स भी लगे हुए थे ताकि ये डिमोनिक ब्लेड अनकंट्रोल ना हो जाए। डिमोनिक ब्लेड शायद आपको याद हो तो डीमन गार्ड ने खुद अपनी एनर्जी के साथ इस डिमोनिक ब्लेड को बनाया था और इसी वजह से डिमोनिक ब्लेड बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो जब हाजिन का ब्लेड जो होता है वहां पर उसके अंदर से आग निकलती है तो उस जादूगरनी की बॉडी भी जलना शुरू हो जाती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं इसे पीछे की तरफ नहीं खींच पा रहा, वो लड़की इस तरह तो मर जाएगी, वो जलकर खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस ब्लेड की इस मैडनेस को रोकने के लिए मुझे अपने डीमन गार्ड के पावर लेवल के बराबर होना चाहिए क्योंकि इस एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ वही बंदा रोक सकता है जो कि डीमन गार्ड लेवल का हो और मेरी एनर्जी भी फिलहाल के लिए डीमन गार्ड के लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से इस ब्लेड को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होने वाला था तो फिर डीमन गार्ड को मुझे पहले से बताना चाहिए था कि इस डीमन ब्लेड के अंदर ये खूबी भी है कि ये यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी और डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। मिस रिन इसी के साथ उसे कहती है कि यंग लॉर्ड हमें यहाँ से निकलना होगा, ऊपर की पूरी बिल्डिंग गिर रही है। तो ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाता है, यानी वो पूरी केव जो है वो ढहने वाली है क्योंकि सारी बेलू के अंदर से एनर्जी निकल गई जिसकी वजह से वो सूख गई है। तो हाजिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस ब्लेड को ना तो छोड़ पा रहा हूँ ना इस ब्लेड को खींच पा रहा हूँ, यहाँ पर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रुकने वाला है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं कैसे यहाँ पर इस ब्लेड को इससे निकालूं? फिर साथ ही वो कहता है कि अगर यहाँ पर इतनी सारी एनर्जी इस ब्लेड के अंदर आ रही है तो ये सारी एनर्जी इस ब्लेड के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो फिर अगर मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लूं तो फिर हो सकता है कि ये ब्लेड जो है उसको छोड़ दे और आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी छोड़ दे। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई ऐसी टेक्निक आती नहीं है जिससे कि मैं यहाँ पर एनर्जी को सोख सकूं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर मैं यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इस ब्लेड के साथ जोड़ना होगा। अगर मैं इस ब्लेड के साथ अपनी बॉडी को जोड़ देता हूं तो वो सारी एनर्जी जो ब्लेड सोख रहा है वो सारी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे अपनी बॉडी के अंदर इस एनर्जी को किसी जगह के ऊपर तो स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कोई ऐसी वेसल्स होनी चाहिए, कोई ऐसी स्पिरिट कोर होनी चाहिए जिसके अंदर ये एनर्जी जाकर सूखने वाली है। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर उस ब्लेड के साथ अपनी एनर्जी को जोड़ता है, अपनी बॉडी को जोड़ता है, जिसकी वजह से अब वो एनर्जी जो होती है उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और ब्लेड के अंदर से होते हुए डायरेक्टली वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो एक टाइम बॉम्ब की तरह हो जाता है जो कि किसी वक्त
वक्त भी बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ मास्टर डैन बड़ी तेजी के साथ भागते हुए उस तरफ आके बाढ़ होते हैं और कहते हैं पहले तो मुझे यहाँ पर एक मेटालिक स्वर्ड की एनर्जी महसूस हो रही थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर एक डिमोनिक ब्लेड की एनर्जी महसूस हो रही है जो कि पहले वाले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर उनके यंग लॉर्ड यानी कि उसी और योंग की एनर्जी है? ये एनर्जी का लेवल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एनर्जी का लेवल तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। मास्टर डैन भागते हुए जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं जहां पर डोंगपिल पहले से खड़ा होता है, तो वहां पर लैंडिंग मारते हैं और उसे कहते हैं बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है। तुम्हारा डोंगपिल उसे कहता है कि पैट्रियार्च नैमगुंगा भी यहाँ पर आए हैं, तो उसे कहते हैं कि बताओ कि यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है, तुम्हारा लॉर्ड वहां पर नीचे कर क्या रहा है। तो उसी के साथ ही वहां पर उस गड्ढे के आसपास का सारा एरिया टूटना शुरू हो जाता है, तो वो दोनों जंप करते पीछे की तरफ बढ़ते हैं। तो मास्टर डैन उसे कहता है कि इतनी सारी डिमोनिक एनर्जी कहां से निकल रही है, ये पूरी जगह ग्राउंड के अंदर दंस जाएगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो डोंगपिल उसे कहता है कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, मेरा यंग लॉर्ड और मिसरीन वहां पर नीचे हैं, जब तक वो बाहर नहीं आ जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है मिसरीन का हाथ पकड़ते हुए वहां पर से बाहर निकल आता है, लेकिन इसी के साथ ही बाहर आने के बाद मिसरीन को सामने की तरफ धक्का देता है। डोंगपिल से कहता है डोंगपिल मिसरीन को अपने साथ लो, जहां पर से जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर चले जाओ, क्योंकि जहां पर एक बहुत बड़ा स्पिरिट बॉम्ब फूटने वाला है, एक एनर्जी धमाका होने वाला है। तो इसी के साथ ही रिन जो होती है वो वहां पर उनसे कहती है कि यंग मास्टर यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में है, डोंगपिल हमें यहाँ से जाना नहीं है बल्कि हमें उसकी मदद करनी है, क्योंकि हाजिन की बॉडी जो होती है वो ओवरफ्लो हो रही होती है, बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ऐसी कोई वेसल थी ही नहीं जो कि उसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि एक बॉडी की एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट ताकि जहां पर अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इससे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो यहाँ पर फूट जाएगा। तो हाजिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे कहां पर किसी ऐसी टेक्निक को मास्टर करना चाहिए था जिससे मैं एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकूं। मुझे इस वक्त अपनी पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी सारी हड्डियां टूट गई और फिर से यहाँ पर दोबारा से रीबिल्ड हो रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो फिर इसे एक झटके में बाहर निकालना होगा, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। और ये सभी लोग अभी तक यहाँ पर है, जो लोग यहाँ पर से जा नहीं रहे, अगर ये लोग यहाँ पर रुकेंगे तो ये सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। अब मैं क्या करूं, मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। तो आसपास के जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे उस एनर्जी के साथ टकराकर वहां से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, जबकि मास्टर डैन इसी के साथ अपनी तलवार उठाते हैं। डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर जी आप क्या कर रहे हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम्हारे यंग मास्टर की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की टेक्निक को यूज करते हुए सारी एनर्जी के स्रोत को काटने वाला हूँ। वो एनर्जी जो उसकी बॉडी के अंदर जा रही है, अगर मैंने उसकी लेयर को वहां पर काट दिया तो वो एनर्जी उसके अंदर जाना बंद हो जाएगी, मुझे ये यहाँ पर करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही मास्टर डैन जो होते हैं अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करते हैं। जब उनकी स्ट्राइक्स जो होती है वहां पर सही जाकर लगती है, जहां पर एनर्जी की लहरें जो होती हैं उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है, वो जाकर उनको काट देते हैं। तो मास्टर डोंगपिल जो होते हैं वहां पर अपनी तलवारबाजी की टेक्निक्स के साथ, अपनी स्वर्ड स्लैशेस के साथ उस एनर्जी के स्रोत को वहां पर काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 168 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे हाजिन ने यहाँ पर एक और ब्रेक थ्रू कर लिया, क्या उसे यहाँ पर कोई नया लेवल अचीव हो गया है, या फिर हमारा हाजिन यहाँ पर की डेविएशन में चला जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 169 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर डैन जो होते हैं नैमकुंग फैमिली के पैट्रियार्च अपनी एनर्जी के साथ वहां पर हमारे यंग मास्टर के एनर्जी के स्रोत को काट देते हैं ताकि वो यहाँ पर बच सके। तो उसके बाद वहां से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाता है, जहां पर अलायंस लीडर मिस्टर कैंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो मिस्टर कैंग जो होता है वो एक टेम्पल का मास्टर होता है और वो एक समझ लें कि एक असैसिन टाइप का मास्टर होता है, जिसे यहाँ पर अपने गंदे काम करने के लिए उसने रखा हुआ है। तो उसे अपने सामने बिठा लेता है और उसे कहता है कि मैंने पर तुम्हें एक बहुत ही खास मिशन के लिए बुलाया है। तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इस बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि हाउ फैक्शन के लोगों को पूरी तरह से एलिमिनेट करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, वो चूहों की तरह है और बिलों में छुपे हुए हैं। तो मास्टर डैम सोयोंग से कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक तरीका है उनको न्यूट्रलाइज करने का, यानी कि उनको उनकी बिलों के अंदर से बाहर निकालने का एक मेथड है। तो उसे कहता है तो तुम आज भी बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, वैसे ही शातिर और चालाक इंसान हो। तो उसे कहता है कि उम्र तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी उम्र को नंबर समझते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर उम्र जो होती है उसे काउंट किया जाता है। सभी लोग यहाँ पर इसे काउंट करते हैं, इसका मतलब यह है कि ये कम होने वाली चीज है। लोग समझते हैं कि ये बढ़ती जा रही है और एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन असल में ये कम हो रही होती है। मास्टर कैंग उसे कहता है क्या वाकई में ये सब कुछ करने की जरूरत है। तो उसे कहता है कि हाँ हमें ये करने की जरूरत है, क्योंकि मैं एक बहुत ही लालची इंसान और मैं यहाँ पर किसी को भी अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा, और जो भी मेरे ग्रैंड प्लान को यहाँ पर फेल करने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ
यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा लालची इंसान हो, लेकिन अगर यहाँ पर डिमोनिक कल्ट लीडर भी तुम्हारी तरह ही होगा, यानी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड भी तुम्हारी तरह ही होगा। यहाँ पर कौन सा ऐसा इंसान है जो लालची नहीं है? हर एक लीडर लालची होता है, उसे और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। अगर ऐसा ही हुआ तो फिर तो पूरी दुनिया जहाँ पर केओस में चली जाएगी, यानी तबाही के दहाने पर चली जाएगी। तो मास्टर दाम सोयोंग से कहता है कि दुनिया तो पहले से यहाँ पर तबाही की तरफ आगे बढ़ रही है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया सेफ है? तो मास्टर कैंग उसे कहता है कि हाँ, लेकिन मेरी लाइफ तो यहाँ पर इससे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो वो उसे कहते हैं कि इतनी मुश्किल नहीं होने वाली, बस पुराने दिनों की खातिर तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए ये काम करना होगा और मुझे पता है कि तुम ये काम आसानी से कर लोगे। मैं तो बस यहाँ पर एक अलायंस लीडर बनकर अपनी डिग्निटी को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मास्टर कैंग उसे कहते हैं तो तुम ये काम खुद क्यों नहीं करते पुराने दिनों की तरह? तो वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर अलायंस लीडर हूँ, अलायंस लीडर होने के नाते मैं अगर इस तरह के गंदे काम खुद करूंगा तो फिर यहाँ पर मेरे पर सवाल उठेंगे। अलायंस लीडर का मतलब यह है कि मैं सबसे ज्यादा राइटियस इंसान हूँ और मैं यहाँ पर गंदे काम खुद नहीं कर सकता। तो मास्टर कैंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात हो, तुम यहाँ पर बहुत ही पागलों की तरह अपनी इमेज की परवाह किए बिना यहाँ पर सब कुछ किया करते थे और आज देखो यहाँ पर तुम अपनी गद्दी के ऊपर बैठकर गद्दी की पोजीशन को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तो उन दोनों में वहां पर डील हो जाती है और मास्टर कैंग जाने से पहले उसे कहता है कि मैंने सुना है कि नैमगोंग क्लैन के लोग हेवनली ड्रैगन पैलेस के लोगों के साथ पंगा ले रहे हैं और उन्हें वाइप आउट करने के बारे में सोच रहे हैं और उस वुड फॉरेस्ट के अंदर हैं। अगर तुम चाहो तो मैं रास्ते में जाते हुए आनहुई में रुक सकता हूं और अगर चाहो तो मैं उस हेवनली ड्रैगन पैलेस के लोगों की मदद करके नैमगोंग पैलेस के लोगों को वाइप आउट कर दूंगा। तो ये बात सुनते ही मास्टर जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं कि मिस्टर कैंग, तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही करो, फालतू दिमाग चलाने की जरूरत नहीं और ना ही यहाँ पर कुछ फालतू एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। तो मास्टर कैंग जो होता है जब उसके प्रेशर को महसूस करता है और कहता है कि जब भी मैं यहाँ पर इस बंदे की एनर्जी को महसूस करता हूँ मुझे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। हालांकि डैम सोयोंग को देखने से पता नहीं चलता कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, लेकिन इसके अंदर एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है और वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा बोल दिया हो। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने मिशन को जरूर पूरा करोगे। और मास्टर कैंग वापस चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा जो हाजिन होता है वो अपने ड्रीम स्पेस के अंदर होता है जहां पर जजमेंट पवेलियन उसकी स्पेस में आती है। तो जजमेंट पवेलियन वो जगह होती है जहां पर डीमन गार्ड भी उसकी स्पेस के अंदर आकर उसके बात कर सकते हैं। वो उसे कहता है कि बच्चे इस तरफ आ जाओ। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसकी तरफ आके बढ़ता और कहता है ये क्या कोई एक सपना है, लेकिन ये कुछ ज्यादा रियल है। तो इसी के साथ ही उसके पास जाकर खड़ा हो जाता और कहता है कि सपने में भी जहां पर डीमन गार्ड वैसे ही ऑरा रिलीज कर रहा है जैसा कि जहां पर रियल लाइफ में इसकी बॉडी से निकलता है। तो वो उसे कहता है कि सर बताएं कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी डिमोनिक पाथ और भी ज्यादा डीपर और डीपर और डीपर होती जा रही है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी डिमोनिक पाथ इससे ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी पाथ को ज्यादा रोक रही है और वो तुम्हारी बॉडी है। हर एक इंसान एक वेसल के साथ पैदा होता है और वो उसकी बॉडी होती है और इंसान की बॉडी जो होती है वो एक लिमिट की ताकि यहाँ पर अपने आप की अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को सोख सकती है और उसे कल्टीवेशन में आगे बढ़ा सकती है। यही बॉडी की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ लोग एक ही जगह के ऊपर रुक जाते हैं और कुछ लोग इसी लेवल के ऊपर आकर रुक जाते हैं। तो लेकिन तुम जो पहले कर चुके हो, तुमने अपनी वेसल को पहले भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू करवाया था, तुमने इसे अपडेट किया था जब तुमने यहाँ पर राइटियस और डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक्स को आपस में मर्ज किया था। उस वक्त तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ गई थी और अगर तुम एक बार कर सकते हो तुम दोबारा भी कर सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रखनी। हालांकि यहाँ पर लिमिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर हम लोग किसी चीज की लिमिट नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग लालची कहलाएंगे, लेकिन डिमोनिक पाथ इसी तरह से काम करती है। अगर तुम यहाँ पर कोई लिमिट रखोगे तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन रुक जाएगी, तुम उससे आगे नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर कोई लिमिट ही नहीं होगी तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे तक सोच सकते हो। अगर तुम यहाँ पर प्रेशर लोगे रुक जाओगे, अगर तुम सोचो कि तुम्हें ये एनर्जी नहीं चाहिए और तुम यहाँ पर रोजदा ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारे पास काफी कुछ आ गया है, तो फिर तुम यहाँ पर अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ट्रू डिमोनिक गार्ड लेवल पर पहुंचना है, एक गार्ड बनना है, एक डिमन गार्ड बनना है, मुझसे भी आगे जाना है, तो फिर तुम्हें अपनी लिमिट्स को खत्म करना होगा। जैसा तुमने वहां पर किया, तुमने एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, तुमने वहां पर खतरा मोल लिया, लेकिन वो तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक था अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को सोखने का। मैं चाहता हूं कि तुम बस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते जाओ, स्ट्रॉन्ग बनते जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे यहाँ पर कमजोर रहने से तुम्हारे आसपास के सभी लोग यहाँ पर मारे जाएं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता जैसा मेरे साथ हुआ था। मेरे मार्शल ब्रदर्स जो कि डिवाइन डीमन सोसाइटी के थे, उन सभी को मैंने अपनी हाथों से मार डाला था क्योंकि वहां पर एक कंपटीशन था और उनमें से सिर्फ एक को ही जिंदा बचना था। तो बस ये चाहूंगा कि तुम उन सभी लोगों को बचा लो जिन लोगों को तुम चाहते हो। और साथ ही डीमन गार्ड जो होते हैं वहां पर स्पेस के अंदर से गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ही वो जजमेंट पवेलियन जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है और हमारे हाजिन की आंखें खुलती हैं। तो हाजिन आंखें खोलता है तो वो एक बिस्तर के ऊपर लेटा होता है, उसकी बॉडी के ऊपर पट्टियां होती है, किसी ने उसका इलाज किया होता है। तो वो कहता है ये कौन सी जगह है? तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर कौन लेकर आया, क्या मैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर हूँ? तो मास्टर डैन वहां पर सामने खड़े होते हैं और कहते हैं तो क्या तुम
होश में आ गए। तो वो कहता है कि हाँ मैं तो होश में आ गया हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या खा रहे हैं, कहीं ये तो नहीं है कि मैं नामगोंग स्टेट में हूँ, यानी आपकी फैमिली में हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम वाकई में यहाँ पर नामगोंग फैमिली में हो, 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ पर होश आई, इसलिए शांत रहो, शांत रहकर मेरी बात सुनो। तो हमारा हाजिन जोता उठकर बैठने की कोशिश करता और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 10 दिन से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ पिछले 10 दिन से तुम यहीं पर बेहोश पड़े हुए थे, जब से मैंने वहां पर तुम्हारी एनर्जी स्रोत को काटा था तब से तुम बेहोश, और उसके बाद से पिछले 10 दिन से डॉक्टर यहीं पर आकर तुम्हारा इलाज कर रहा है। और तुम्हारा वो तलवारबाज तुम्हारा गार्ड जो है वो बाहर ही खड़ा था, वो बार बार कह रहा था कि उसे अंदर आना है, लेकिन वो इस वक्त भी मुझे लगता है कि बाहर दरवाजे के साथ कान लगाकर हमारी बातें सुन रहा है। मुझे लगता है कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अच्छा डोंग पिल, फिर साथ ही वो कहता है कि इस वक्त भी वो बाहर है। तो वो कहता है हाँ अभी भी वो बाहर ही होगा, वो तुम्हें छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं था, हालांकि पिछले 10 दिन से वो दरवाजे के ऊपर ही खड़ा है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर अपनी स्टाइल टेक्निक में काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, जहां तक क्या मैं भी यहाँ पर उसकी एनर्जी को ठीक से महसूस नहीं कर पाता। तो हाजिन कहता है कि डोंग पिल अंदर आ जाओ। तो डोंग पिल अंदर आता है, वहां पर आने के बाद सर झुकाकर बैठ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आप ठीक है। तो हाजिन उसे कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो वो कहता है हाँ मास्टर मैं आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर अब क्या करूंगा, हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो मास्टर नामगुंग आपको यहाँ पर लेकर आ गए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा ग्रोन अप हो गए हो, यानी कि तुमने जहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और तुम पहले से बेहतर हो गए हो। तो वो आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मैंने सब कुछ आप ही से तो सीखा है। तो वो उसे कहता है हाँ आप यहाँ पर मेरी खड़े होने में मदद करो, और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में उसकी मदद करता है। जबकि मास्टर डैन वहां पर साइड के ऊपर खड़े सोच रहे होते हैं कि ये डिमोनिक सेक्टर का यंग लॉर्ड है और ये उसका सबऑर्डिनेट यानी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है, लेकिन दोनों की बात ऐसी हो रही है जैसे कि यहाँ पर एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डिमोनिक कल्ट के अंदर लोग इस तरह के भी हो सकते हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के अंदर अगर आप लॉर्ड हैं तो आप यहाँ पर अपने नीचे सभी लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझते हैं। तुम्हारा हाजिन जोता मास्टर डैन से कहता है कि मैं आपको प्रॉपर्ली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लिया, मेरे जैसे एक डिमोनिक मास्टर को अपनी फैमिली के अंदर लेकर आए जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने मेरी जान बचाई। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 169 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, हमारा हाजिन अब आगे यहाँ पर से कहाँ जाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 170 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा हाजिन जो था वहां पर मास्टर से कहता है कि मास्टर नामगुंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क लिया, मुझे मेरे जैसे एक डिमोनिक यंग मास्टर को अपने सेक्टर के अंदर लिया, इसके बावजूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इससे आपकी रेपुटेशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो मास्टर नामगुंग से कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे यहाँ पर इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था और एक राइटियस इंसान होने के नाते मैं किसी को मरने के लिए वहां पर कैसे छोड़ सकता था, इसी वजह से मैं तुम्हें पर लेकर आया हूं। तो हमारा हाजिन उसे कहता है लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर लोगों को पता चलता है, जियांगजू के लोगों को पता चलता है कि तुमने एक डिमोनिक यंग मास्टर की मदद की है, तो फिर सभी लोग यहाँ पर तुम्हें कहेंगे कि तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया। तो वो उसे कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, मैंने कभी दूसरों की परवाह नहीं की, जो मैं करना चाहता हूँ मैं करता हूँ, जो मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पर दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पर किसी की जान बचा रहा हूँ, ये ज्यादा जरूरी है इससे कि ये किस बंदे की जान बचा रहा हूँ। तो हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि ये बंदा वाकई में बड़े कमाल का है, ये बंदा हमेशा इस तरह की बात करता है यानी हमेशा राइटियसनेस के ऊपर ही रहता है, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसे वाकई में यहाँ पर अपने क्लैन की वैल्यूज के बारे में फिक्र नहीं है, लेकिन असल में यहाँ पर इसे अपने क्लैन की वैल्यू के बारे में फिक्र है। इसे पता है, इसे अंदाजा है कि अगर लोगों में ये बात फैल जाती है तो इसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बस करो, कितना थैंक यू बोलोगे। तो हाजिन उसे कहता है कि अगर आप वहां पर अपनी तलवारबाजी की टेक्निक के साथ उस एनर्जी स्रोत को नहीं काटते तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी ओवरलोड हो जाती है, और वहां पर ओवरलोडिंग से मेरी बॉडी फट सकती थी, एक बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मैं यहाँ पर इस बड़ी मुसीबत से बच गया हूँ। तो मास्टर से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने कल यहाँ पर जो कुछ भी देखा वो बहुत ज्यादा कमाल का था, मुझे लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल उस लेवल पर पहुंच चुकी है जिस लेवल के पर पहुंचने का मैं सपना देख रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कभी उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी डिमोनिक की को हैंडल नहीं कर पाते। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक की को फिलहाल के लिए हैंडल नहीं कर पा रहा, इसी वजह से तो मैं आपको यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वहां पर मेरी जान बचा ली, क्योंकि अगर आप वहां पर ऐसा नहीं करते तो एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का धमाका होता जिसमें तो आपके बहुत सारे लोग मारे जाते। तो मास्टर नामगुंग उसे कहते हैं लेकिन एंड के ऊपर सभी लोग बच गए ना, कोई भी मरा नहीं, इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक है। तो वहां हाजिन कहता है चले ये बात तो ठीक है। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर कुछ दिन मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रिकवरी में थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो उसे कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, जितने
दिन तुम यहाँ पर रुकना चाहो उतने दिन रुक सकते हो और उसके बाद तुम चले जाना। तो मास्टर डैन वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद हमारा यंग मास्टर जो होता है वहीं पर बैठ जाता है, कहता है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि यहाँ पर इतने दिनों के सोने के बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से सोर हो चुकी है। तो डोंग पिलो से कहता है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं। तो वो से कहता है कि नामगोंग पैट्रियार्च है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान है और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि क्या वो मेरे साथ यहाँ पर फाइट करना चाहेंगे। अगर वो यहाँ पर मैं उनसे कहूँ कि मेरे साथ 2-4 मूव्स के साथ यानी कि डुएल करें तो क्या वो मेरे साथ करेंगे? तुम्हारा हाजिर उनसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो करेंगे, लेकिन फिर साथ ही वो से कहता है कि मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मेरी जान बचा दी और जान बचाने वाले से कल को हमें फाइट करना पड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? क्योंकि जाहिर सी बात है वो राइटियस लाइंस का हिस्सा है और कल को यहाँ पर हमें एक फुल ऑन वार करनी है और उसमें नामगोंग क्लैन भी आएगा और जब ये मेरे सामने होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या मैं यहाँ पर उसके खिलाफ अपनी तलवार उठा पाऊंगा या फिर नहीं? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो कि यहाँ पर चाहे उन्होंने मेरी जान बचाई लेकिन कल को अगर यहाँ पर फाइट होती है तो वो हमारे खिलाफ अपनी तलवार जरूर उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ऐसा जरूर करेंगे और अपने नामगोंग क्लैन को रेजरेक्ट करने के लिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, अपने क्लैन को बचाने के लिए हमारे खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी। और डोंगपिल कहता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर उससे फाइट करूंगा, फिर चाहे उसने आपकी जान ही क्यों ना बचाई हो लेकिन वो फिर से आपकी जान तो नहीं ले सकता। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी साइलेंट किंग स्वॉर्ड की एनर्जी को अवेकन कर लिया और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक पार्टनर चाहिए होगा। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर ये कर लिया है। तो हाजिर उसे कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे हाथ में जो डिमोनिक वेपन है उसको तुमने यहाँ पर अनलॉक कर लिया और उसकी फुली पोटेंशियल को सिर्फ वो तुम ही अनलॉक कर सकते थे, इसी वजह से मैंने वो साइलेंट किंग स्वॉर्ड तुम्हें दी थी। साथ ही हमारा हाजिर जो था अपने डिमोनिक ब्लेड की तरफ देखता और कहता है कि मेरा डीमन ब्लेड यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हैरान एक्टिंग कर रहा था और वहां पर इसने जितनी एनर्जी को सोख लिया था उतनी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा नहीं सकती थी, ये ब्लेड मुझे वहां पर मरवा देता। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस ब्लेड की आदत डालनी होगी, इसको यूज करने के बारे में सोचना होगा कैसे इस ब्लेड को मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो यही पर नेक्स्ट सीन जो होता है बैगर सेक्टर का दिखाया जाता है जहां पर बैगर सेक्टर के लोगों को एक मैसेज मिलता है। तो मैसेज हाउ फैक्शन की तरफ से होता है। तो वो कहता है कि हाउ फैक्शन का यंग मास्टर तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आज से पहले मैंने हाउ फैक्शन के लोगों के इस तरह से पहले डिकोडिंग वाले मैसेज को देखा है कि उन्होंने यहाँ पर कोड्स के अंदर लिखे हुए मैसेज को डिकोड करने में मुझे इतना समय लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि उनका नेटवर्क काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है कि आपको लगता है कि हाउ फैक्शन का जो सेक्टर लीडर है क्या वो यहाँ पर सारे पैगाम भेज रहा है? तो सेक्टर लीडर उसे कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनका जो सेक्टर लीडर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इस वक्त सर्कुलेशन में बैठा हुआ है और उसका बेटा, मैंने उसके बारे में सुना था कि उसका एक बेटा नहीं है, उसका एक डिसाइपल है, उनका एक सक्सेसर जिसका नाम गोंग जैची है। मुझे लगता है कि वही यहाँ पर अब उनकी सारी की सारी बागडोर को संभाल रहा है, वो हाउ फैक्शन को संभाल रहा है। लेकिन यंगर जनरेशन का एक लड़का यहाँ पर इतना सब कुछ अकेले कैसे मैनेज कर सकता है जब तक उसे बैकग्राउंड में कोई स्पोर्ट हासिल ना हो, जब तक उसे यहाँ पर स्पोर्ट ना मिले वो अकेले यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ एक मीटिंग करनी होगी, मुझे उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, तभी जाकर पता चलेगा कि गोंग जैची की टांगे पानी के अंदर कितनी और पानी के बाहर कितनी है। उसी के साथ एक लड़का जो होता है भागता वहां पर अंदर आता है और अपने हाथ में एक लेटर लेकर आता है, कहता है कि मेरे पास यहाँ पर साउथ की तरफ से एक लेटर आया। तो उसका बंदर जो होता है भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसके पास लेटर छीन कर जाकर अपने मास्टर को देता है। तो मास्टर जो होता है उस लेटर को ओपन करता है और उसके अंदर लिखा होता है कि बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी के कुछ लोग जो है यानी सोल्जर्स जो है वो तकरीबन 100 से भी ज्यादा है, वो साउथ की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ते ही वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल की थी वो सारी की सारी बेकार रही, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि हमारा दुश्मन कौन है। डिमोनिक सेक्टर के लोग मूव पर हैं और 100 से भी ज्यादा उनके सोल्जर्स जो है वो हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, साउथ की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। डिमोनिक कल्ट के लोगों के बारे में यही कहा जा रहा था कि 30 साल के उनके दरवाजे बांधा है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोबारा अपने दरवाजे खोलकर हमारी लैंड्स के ऊपर नहीं आने वाले। और इसी के साथ ही वो कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सारे के सारे बंदोबस्त करो, 13 सेल्टर्स को डिस्पैच करो और साथ ही यहाँ पर रिस्ट्रेंट आई स्क्वाड को भी एक्टिवेट करो, सभी लोगों को यहाँ पर मैसेज भिजवा दो। तो उसका साथी उसे कहता है तो हम लोग यहाँ पर से सब कुछ कर देंगे, लेकिन आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो बैगर सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से गोंग जैची को मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं देखूं जाकर हाउस सेक्टर का सेक्टर लीडर मुझसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि उसने मुझे एक मैसेज भिजवाया था। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें नामगोंग क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ पर नामगोंग पैट्रियार्च जो होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान बैठे होते हैं, क्योंकि उनका एक साथी उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों के घर में पैसे भिजवा दिए, वो सभी सोल्जर्स को हमारे साथ मैडवुड फॉरेस्ट में गए थे और वहां पर मारे गए। तो पैट्रियार्च नामगोंग उसे कहता है कि उन सभी लोगों को एक और मैसेज भिजवाना कि जब मुझे समय मिलेगा मैं उन सभी लोगों के घर खुद आऊंगा और आकर उन सभी लोगों से माफी मांगूंगा कि उनके बच्चे मेरी वजह से वहां पर मारे गए। तो वो कहता है जी सर मैं उन सभी को बता दूंगा। और इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि हिमवंजी ड्रैगन पैलेस के कमीने लोग यहाँ पर हमारे सोल्जर्स को क्यों किडनैप कर रहे थे और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहां पर जंगल में कर क्या रहे थे। हिमवंजी ड्रैगन पैलेस के लोग अकेले यहाँ पर ये नहीं करेंगे, उन्होंने यहाँ पर ये सब कुछ करने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। आखिर वो यहाँ पर इसका मकसद क्या था?
था, क्या वो यहाँ पर हिवनली राइटियस पैलेस के डैम सोयोंग के साथ मिले हुए थे, क्योंकि वो भी एक कमीना इंसान है। और यही सोचते सोचते वहां पर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि इनके पीछे कोई ना कोई ग्रुप तो जरूर है। पहले मैं सोच रहा था कि डिमोनिक सेक्टर के लोग हो सकते हैं, लेकिन डिमोनिक सेक्टर के लोग कैसे हो सकते हैं जबकि उन्होंने खुद जाकर वहां पर उस जादूगरनी को पकड़ा और उसे मार डाला। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, राइटियस लाइंस का मास्टर डैम सोयोंग। मुझे लगता है कि वो हमें रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था, और जो भी उसकी बात मानने से इनकार करता है वो उसे रास्ते से हटा देता है, चाहे उसका तरीका क्या भी हो। और मैं जहाँ पर उसके तरीकों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ पर हमारी एपिसोड 170 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे गोंग जैची और बैगर सेक्टर लीडर जब आमने सामने होंगे, तो क्या वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करके एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 171 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर नैमकोंग जो होते हैं, मास्टर नैमकोंग डैन जो होते हैं, वो काफी ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हिमालय ड्रैगन पैलेस के पीछे जो हाथ था वो राइटियस अलायंस के मास्टर डैम सोयोंग का था, क्योंकि उसने मास्टर डैम सोयोंग का हाथ साथ नहीं दिया, इसी वजह से वो उसे मरवाना चाहते हैं, उसकी पूरी फैमिली को वाइप आउट करवाना चाहते हैं। तो चलते चलते वो ट्रेनिंग अरीना की तरफ जाते हैं, जहां पर माँ डोंगपिल जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं पर खड़े होकर वो कहता है कि देखो तो ये लड़का यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग कर रहा है कि ताकि यहाँ पर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इसका यंग मास्टर इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यानी कि मुझे लगता है किसी यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मास्टर तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो फिर तुम अपने मास्टर के लिए क्या ही कर पाओगे। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर अपना सब कुछ मार्शल आर्ट्स को दे दिया और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो माँ डोंगपिल भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर, तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि यंग लॉर्ड स्योरियोंग क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इस वक्त वो रिकवरिंग कर रहे हैं और अपने रूम के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान है और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डोंगपिल कहता है कि हाँ वो तो ठीक हो जाएंगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे चेहरे से तुम्हें पता चल गया होगा कोई बात मुझे परेशान कर रही है। तो डोंगपिल कहता है कि हाँ तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, चलो मेरे साथ आओ हम लोग बात करते हैं। और दोनों वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और दोनों जाकर एक झरने के पास बैठ जाते हैं। वहां पर बैठकर मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या पूछना चाहते हो। मास्टर नैमकोंग उसे कहता है कि ये पहुंचना मुश्किल होता होगा ना। तो डोंगपिल कहता है किस बारे में। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक ऐसे बंदे को सर्व कर रहे हो जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम एक ऐसे मास्टर के साथी हो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें यहाँ पर उसके पर्सनल गार्ड की ड्यूटी दी गई है। डोंगपिल उसे कहता है कि मेरे यंग मास्टर मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मास्टर डैन उसे कहता है कि तुम्हारे यंग मास्टर को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई तुम्हारा यंग मास्टर है, बल्कि उसे देखकर लगता है जैसे कोई ग्रैंड मास्टर हो। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर उसके बारे में सबसे ज्यादा खास चीज क्या लगती है कि वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। तो हमारा डोंगपिल कहता है कि हाँ ये बात तो है कि वो कभी भी एरोगेंसी नहीं दिखाते, हालांकि मेरे जैसे एक गार्ड के साथ भी वो बड़ी तमीज से बात करते हैं। तो वो कहता है हाँ ये बात वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो जोंगजान में भी अपना इन्फ्लुएंस डाल पाएगा, यानी कि चाहे वो एक डिमोनिक यंग मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन सभी लोग यहाँ पर उसकी बात मानेंगे और उन्हें लगेगा वो एक अच्छा इंसान है। हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर डैन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि आप और हम लोग यहाँ पर दुश्मन है, आप नैमकोंग क्लैन से जो कि राइटियस अलायंस से है। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर दुश्मन से भी इंप्रेस हुआ जा सकता है, मैं यहाँ पर अपने दुश्मन की तारीफ करना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। अगर दुश्मन के पास हमें कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि हमें सीख लेना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि दुश्मन है तो इसका मतलब यह है कि वो हर काम गलत ही करता होगा। हम लोग यहाँ पर अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर बुरे हैं। मुझे इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और आने वाले वक्त में मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर को अपने सेक्टर के अंदर रखा है, लेकिन मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हारा डोंगपिल कहता है कि मुझे यहाँ पर जब पहली बार इस बंदे को देखा था, हमारे साथ तमीज से बात कर रहा है, तभी मैं समझ गया था कि ये बंदा ना सिर्फ इसके पास स्ट्रेंथ है बल्कि इसकी सोच भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। कैसा इंसान जो कि अपनी बहादुरी और अपनी प्राइड को सामने रखता है और साथ ही यहाँ पर उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही मास्टर डैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बात सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर से फाइट करूँ तो मैं कितनी देर टिक पाऊंगा, क्या मैं 10 सेकंड टिक पाऊंगा। तो डोंगपिल कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर 5 सेकंड भी उसके सामने टिक पाओगे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डैन हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी लाइफ को हिला कर रख दिया, अपनी सारी जिंदगी में यही समझता रहा कि मैं एक मार्शल मास्टर हूँ। फिर साथ ही वो दोनों फिर से वहां पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और साथ ही उसे बता रहे होते हैं कि आज यहाँ पर मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि इतने सारे लोगों को मैं जाकर उनकी फैमिलीज के सामने कैसे मुंह
दिखाऊंगा कि उन सभी को मैं अपने साथ लेकर हिमनी ड्रैगन पैलेस के लोगों को मारने के लिए गया था, जो लोग हमारे लोगों को किडनैप कर रहे हैं। लेकिन वो लोग इस बात को कैसे समझेंगे कि ये सब कुछ उन्हीं की अच्छाई के लिए तो किया जा रहा था। तो डोंग पिलो से कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर से चले गए वो दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे रहे थे, और मुझे लगता है कि जितने लोग तुम्हारे साथ वहां पर फाइट करने के लिए गए थे वो सभी लोग तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी कर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो अपनी फैमिली और अपने चाहने वाले लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे साथ वहां पर गए थे। इसलिए तुम्हें इन बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग चले गए हैं उन सभी का सैक्रिफाइस जाया नहीं जाना चाहिए। तुम्हें बस यहाँ पर अपनी मोरालिटी को अपने सामने रखना चाहिए। जिस तरह के तुम इंसान हो तुम्हें बदलना नहीं चाहिए। तुम्हारा डोंग पिल जो होता है वहां पर उसे काफी सारे मशवरे देता है, और वो यहाँ पर उसे मशवरे दे रहे होते हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पर आपस में काफी सारी बातें करते हैं, और सिर्फ बातें। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इनको काफी हद तक स्किप करने वाला हूँ। पॉइंट के ऊपर वो दोनों जो होते हैं वो एक रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो दोनों वहां पर बैठकर पीने के लिए चले जाते हैं। जबकि हमारा हाजिन जो होता है अंदर बैठा उन दोनों की बातें जो होता है उनको सेंस कर रहा था, और कहता है कि ये क्या ये दोनों किसी डेट पर गए हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल इसी तरह बातें कर रहे हैं, और साथ ही अब यहाँ पर ड्रिंक पीने के लिए भी चले गए हैं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन भी झरने के पास बैठा होता है। तो एक कबूतर उसके लिए मैसेज लेकर आता है जो कि गोंग जैची की तरफ से होता है, और उसने लिखा होता है कि वो ड्रैगन हेड क्लैन लीडर यानी कि बैगर सेक्टर का जो ब्रांच लीडर है उससे मिलने के लिए जा रहा है। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन कहता है कि क्या वो अकेला जाने वाला है, क्या वहां पर हमारे सेक्टर की तरफ से कोई उसे मदद मिलने वाली है। शिप माँ तो ठीक है कि बैगर सेक्टर के लोग अब यहाँ पर उतने पावरफुल नहीं रहे जब से उनका पुराना लीडर मरा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और गोंग जैची के पास कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं है, यानी कि उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे क्लैन की तरफ से यानी डिमोनिक सेक्टर की तरफ से उसे मदद जरूर मिलेगी। माना हाजिन जब वहां पर बैठा होता है तो इसी के साथ ही नामकोंग फैमिली के पैट्रियार्च यानी ओल्ड पैट्रियार्च वहां पर आ जाते हैं। तो वहां पर आने के बाद से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे प्रेजेंस को काफी दिनों से महसूस किया, और मुझे पता भी है कि तुम यहाँ पर हो, और मैं तुमसे मिलना भी चाहता था, और फाइनली जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो कहता है कि क्या आप फॉर्मर पैट्रियार्च हैं, क्या आप स्वर्ड किंग नामगोंग उन है। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैं इस फैमिली का पुराना पैट्रियार्च हूं, और अब यहाँ पर मेरा बेटा इस फैमिली का पैट्रियार्च है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक पुराने से गांव का दिखाया जाता है, एक टूटे फूटे गांव का, जहाँ पर ज्यादा लोग बल्कि वहां पर होता ही कोई नहीं है, एक बैरन गांव होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो बैगर सेक्टर किंग होता है वहां पर पहुंचता है और कहता है कि उसने यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर मिलने के लिए बुलाया। क्या उसे वाकई में लगता है कि इस जगह के ऊपर उसे कोई एडवांटेज मिलने वाला है। आखिर हाउ फैक्शन का यंग मास्टर कैसा होगा। तो बैगर किंग जो होता है अपने बंदर से कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि वो लड़का यहाँ पर पहले से आ चुका है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा यंग और बहुत ज्यादा विगरस है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया ही ना हो। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था कि उनका यंग मास्टर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान होगा, लेकिन ये तो एक काम सा इंसान है। तो इसी के साथ ही गोंग जैची एक कमरे के अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो हाउस सेक्टर का यंग मास्टर वहां से निकलकर उसे कहता है कि मैं हाउस सेक्टर का यंग सेक्टर लीडर गोंग जैची हूं, और तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि तुम बैगर सेक्टर के किंग हो। तो बैगर किंग उसे कहता है कि हाँ मैं बैगर किंग हूँ, मैं ड्रैगन क्लैन ब्रांच का लीडर हूँ, और साथ ही उसे कहता है क्या तुम हाउ फैक्शन के सेक्टर लीडर हो। तो गोंग जैची उसे कहता है कि नहीं मैं सेक्टर लीडर नहीं हूँ, बल्कि ये समझ लो कि मैं वाइस सेक्टर लीडर हूँ। सेक्टर लीडर कोई और है, मैं यहाँ पर उनकी जगह के ऊपर उन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बैगर किंग उसे कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर ये सोच कर आया था कि हाउ फैक्शन का सेक्टर लीडर मुझसे मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। आजकल जहाँ पर जो कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है मैंने सुना है कि उस सब में तुम्हारा हाथ है। तो मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर भी काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम खुद यहाँ पर आए हो, ये तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही गोंग जैची उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर तुमसे मिलना चाहता था। तो बैगर किंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा यंग और तुम्हें यहाँ पर मुझसे थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। तुम्हारा गोंग जैची उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे तमीज से बात करूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक भिखारी से, और मैं किसी भिखारी से तमीज से बात तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और क्या तुम वाकई में इस बात को एक्सपेक्ट करते हो कि एक भिखारी किसी दूसरे से एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग उसे तमीज से बात करें। बैगर किंग उसे कहता है कि क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आए हो, जिस वजह से तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 171 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गोंग जैची और यहाँ पर बैगर किंग क्या इन दोनों की आपस में फाइट होने वाली है, जहाँ पे डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 172 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बैगर किंग जो होता है वो गोंग जैची से मिलने के लिए एक डेजर्टेड प्लेस के ऊपर जाता है। तो वहां पर जाने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे तमीज से बात करनी चाहिए। तो गोंग जैची उसे कहता है कि मैं एक बैगर के साथ तमीज से बात नहीं करने वाला, और तुम एक बैगर और तुम लोगों को कब से यहाँ पर इज्जत से फर्क पड़ने लगा। और साथ ही उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, तुमने यहाँ पर इतने साफ सुथरे कपड़े क्यों पहने हुए हैं जबकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बैगर हो। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें
तुम्हें जहाँ पर मेरे कपड़ों से कोई दिक्कत है। मैं बैगर तो हूँ लेकिन मैं एक ब्रांच का सेक्टर लीडर भी हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे जहाँ पर अपनी रेपुटेशन को बनाकर रखना पड़ता है, मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ते हैं क्योंकि मुझे आसपास जाकर लीडर से बात करनी होती है। तो हमारा गोंग जैच्यू से कहता है कि ये बात तो काफी ज्यादा हैरानी वाली है क्योंकि जहाँ पर तुम्हारे बैगर सेक्टर के मोटो को तुम लोग भूल चुके हो। बैगर सेक्टर का मोटो यही था कि तुम्हें जहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है लेकिन बैगर बनकर रहना है, और बैगर इंसान जो होते हैं वो हमेशा बैगर की तरह ही रहते हैं, और तुम यहाँ पर उस सब बातों को भूल चुके हो। तो बैगर किंग उसे कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर बैगर सेक्टर के मोटो को चेंज नहीं किया, बल्कि ये समझ लो कि हमने उसे अपडेट कर दिया क्योंकि अब यहाँ पर मैं बैगर सेक्टर का किंग हूँ, तो इसका मतलब यह है कि नए मोटो मैं बनाऊंगा। और यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मेरी अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बैगर्स की कंडीशन पहले से ज्यादा बेहतर है। और साथ ही उसे कहता है कि अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों मिलने के लिए बुलाया, और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर रूम के अंदर चले जाते हैं। वहां पर अंदर जाने के बाद हमारा बैगर किंग उसे कहता है अगर किसी और जगह पर होते तो हम लोग यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करते, लेकिन हम लोग यहाँ पर ड्रिंक नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही हमारा गोंग जैच्यू से कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए तो बुलाया ही नहीं है। तो बैगर किंग उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ कि इस मसले से दूर रहो। तो वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो बैगर किंग उसे कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर राइट लाइंस और उसके बीच में जो कुछ भी हो रहा है उस सबके बीच में आ रहे हो, और तुमने यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को मिसलीड किया, जिसकी वजह से काफी सारी मिसकंक्लूजन्स पैदा हो रही हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस सारे मसले से दूर हो। हाउ फैक्शन चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन राइटियस अलायंस और हमारी बैगर सेक्टर के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर इन सभी बातों से दूर होगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि तुम सभी लीडर्स के पास जा रहे हो। वो सभी लीडर्स जो किडनैप हुए उनके पास भी तुम गए और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो। तुम यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कहीं यहाँ पर उसी बड़े प्लान के नीचे तुम दबकर मर जाओ। अगर तुम यहाँ पर अपने आप को रोकते नहीं हो, अगर तुम यहाँ पर हद को क्रॉस करने से नहीं रुकते, तो फिर बैगर सेक्टर के लोगों को अपनी तलवारें उठानी पड़ेगी। अगर हम लोग यहाँ पर अपनी तलवारें उठाएंगे तो फिर हाउ फैक्शन नहीं बचेगी, तुम सभी मर जाओगे। तो ये बात सुनने के बाद हमारा गोंग जैच्यू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इस वार्निंग को अप्रिशिएट करता हूँ। तो बैगर किंग उसे कहता है कि ये बात हुई ना, मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को मान लिया। अब काश मेरे पास भी यहाँ पर तुम्हारे जैसा एक डिसाइपल होता, तुम्हारे जैसा एक समझदार डिसाइपल, और उसे मैं यहाँ पर अपना सक्सेसर बनाता, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो इसी के साथ ही मैं गोंग जैच्यू से कहता है क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? तो वो कहता है नहीं, अभी खत्म नहीं हुई। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कहा कि तुम मेरी वार्निंग को अप्रिशिएट करते हो, लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि तुम वाकई में ऐसा करोगे भी या नहीं करोगे। मुझे यहाँ पर तुम्हारा फैसला सुनना है कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो। तो गोंग जैच्यू से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे यहाँ पर पहले कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वार्निंग को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इस मसले से पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये मसला अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। यानी कि इस मामले में हमारी टांगें जो पूरी तरह से दस चुकी है और हम लोग इससे बाहर नहीं निकल सकते। मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे खत्म होगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसे एंड तक देखना चाहता हूँ। जो हमने शुरू किया उसे हम लोग खत्म भी करेंगे। और साथ ही उसे कहता है कि बैगर सेक्टर तुम्हारे मरने से यहाँ पर खत्म हो जाएगा, लेकिन हाउ फैक्शन मेरे मरने से यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला। तो ये बात सुनने के बाद बैगर किंग वहां पर हंसना शुरू कर देता और कहता है कि ये बात तो वाकई में सच है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ तो मैं बैगर सेक्टर का किंग हूँ। मेरी वजह से मेरे मरने के बाद सारे के सारे बैगर स्कैटर हो जाएंगे, और अगर तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाता तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी तक यहाँ पर हाउ फैक्शन के सेक्टर लीडर नहीं हो, तुम सिर्फ एक जूनियर हो। और साथ ही वो अपनी स्टिक निकालता और उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मरने से जब फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही अपना दिमाग यूज कर रहे हो। तो हमारा गोंग जैच्यू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बैगर सेक्टर की किस्मत का फैसला तो उसी वक्त हो चुका था जब तुमने बैगर सेक्टर की किंग की गद्दी को संभाला था। तो वो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो गोंग जैच्यू से कहता है कि शायद तुम इस बार में भूल रहे हो कि तुम कमीने कहे कि तुम यहाँ पर बैगर किंग बने कैसे थे। तुमने यहाँ पर वायलेंस और डिसेप्शन के रास्ते को चूज किया, क्योंकि बैगर सेक्टर का मोटो यही हुआ करता था कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और पैसों के बदले उस इन्फॉर्मेशन को बेचते हैं। लेकिन तुमने यहाँ पर जो किया था वो बहुत ज्यादा गलत था। तुमने यहाँ पर करप्शन की, तुमने एक बंदे का पक्ष लिया और उसके साथ मिलकर अपने किंग को मार डाला और उसकी गद्दी के ऊपर बैठ गए। और उसके लिए तुमने इतने घिनौने काम किए कि एक जगह से इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाने के लिए तुमने पूरे के पूरे गांव को यहाँ पर आग में झोंक दिया। पूरा का पूरा गांव तुमने चला दिया, जहां का सभी लोग उस गांव के अंदर मारे गए थे। तो क्या तुम्हें अभी तक वो बात याद भी है या नहीं? तो बैगर किंग उसे कहता है कि हाय तुम हो कौन? क्या तुम एक सर्वाइवर हो? क्या तुम उस गांव में बच गए थे जिस गांव को हमने पूरी तरह से जला दिया था? तो गोंग जैच्यू से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, मैं हाउ फैक्शन का यंग सेक्टर लीडर हूं, मेरा नाम गोंग जैची है। और यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि मैं कौन हूं, क्या मैं सर्वाइवर हूं या नहीं, मैं तुम्हारे घिनौने कामों के बारे में जानता हूं या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम इसी जगह के पर मरने वाले हो। तो बैगर किंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर पाओगे? मैं अपने बैगर सेक्टर के बहुत सारे वॉरियर्स को अपने साथ लेकर आया और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हाउ फैक्शन के पास इतने मार्शल मास्टर्स हैं जिनको
तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सको। इस वक्त भी बहुत सारे लोग मेरे बाहर मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक इशारा करूंगा और वो सभी लोग यहाँ पर अंदर आ जाएंगे। चाहे तुम कितनी पावरफुल फोर्सेस को क्यों ना लेकर आ जाओ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर हमारी बैगर आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हारा गॉन्ग जैच्यू से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर अपने साथ अपनी हाउ फैक्शन के वॉरियर्स को लेकर आने वाला हूँ। हमारे पास तो वॉरियर्स हैं ही नहीं, यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल फोर्स आने वाली है। कैसी फोर्स जिसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए, कैसी फोर्स जिसका नाम सुनते ही यहाँ पर राइटियस अलायंस के लोग थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। और वो फोर्स यहाँ पर आने वाली है क्योंकि तुमने अपनी लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पर तुम उनके रास्ते में आ रहे हो, जिसकी वजह से वो फोर्सेस खुद यहाँ पर तुमसे निमटने के लिए आ रही हैं और तुम और तुम्हारे साथी यहाँ पर उनके हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। इस बात का तो आइडिया भी नहीं है कि हाउ फैक्शन अब कहां तक आगे बढ़ चुकी है। अब तुम्हारे यहाँ पर खत्म होने का वक्त आ चुका है। मैं यहाँ पर तुम्हें इस जोंगजान के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल इवल फोर्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, यानी कि डिवाइन डीमन कर्ल से मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं और तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर खुद उनके डिवाइन कर्ल के उनकी जजमेंट पवेलियन का मास्टर आने वाला है। तो यही पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा जो होते हैं आते हैं और ग्रैंडपा आने के बाद हमारे हाजिन को ग्रीट करते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर हो और तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर भी हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा अच्छी है, मेरे बेटे ने मुझे इस बारे में बताया था। हालांकि तुम्हारी एज बहुत ज्यादा कम है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हारी पावर लेवल जो है मेरी पावर लेवल्स के बराबर है। हाँ, एक्सपीरियंस में थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मेरी बराबरी के हो। हालांकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो। तो हमारा हाजिन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए। तो इसी के साथ ही उससे कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। और वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठकर वहां पर बातें करते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है मास्टर नैमगोंग से कहता है कि मैं यहाँ पर आपके बेटे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, यानी कि इस वक्त आपकी फैमिली का पैट्रियार्च यानी कि नैमगोंग डैन जो है वो एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है। तो फादर उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि वो एक बहुत ज्यादा अमेजिंग बच्चा है, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर उसे गद्दी के ऊपर बिठा दिया और कभी यहाँ पर उसके फैसलों के ऊपर सवाल भी नहीं किया। तुम्हारा हाजिन उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टिवेटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपके बेटे और आप दोनों को हीरो मानता हूँ, क्योंकि आप दोनों यहाँ पर सबसे बेस्ट है। अगर राइटियस अलायंस की भी बात की जाए तो उनमें भी आप लोग सबसे बेस्ट हैं। हालांकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आप दोनों को हीरो मानता हूं। तो मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने यहाँ पर कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से तुम यहाँ पर उसे हीरो मान रहे हो, और मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है और इस बात की बहुत ज्यादा खुशी भी है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम किया इतने अच्छे बेटे को प्रेज करके। तो उसे कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है। तो हाजिन उसे कहता है कि ऊपर से तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेट भी हो, क्योंकि तुम्हें इस बात का झटका नहीं लगा। तो वो कहता है कि मुझे इस बात का झटका तो लगा था जब तुमने मुझसे ये बात की। तो वो कहता है नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि एक डिमोनिक मार्शल मास्टर यानी कि एक डिमोनिक सेक्टर का यंग सेक्टर लीडर तुम्हारे सेक्टर के अंदर है और तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी शौक नहीं लगा। तो वो उसे कहता है कि मुझे इस बात का शौक क्यों लगेगा, जब तुम यहाँ पर हमारे लिए कोई खतरा नहीं हो, फिर हम तुम्हें यहाँ पर रखेंगे और मेरे बेटे ने जो फैसला किया होगा वो ठीक ही किया होगा, तुम्हें अपने क्लैन के अंदर लाकर रखा, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं और मैं अपने बेटे के फैसलों की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी बातें करने के बाद हमारे मास्टर जो है उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ एक डूल करना चाहोगे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे स्किल्स कैसे हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर इन दोनों की डूल देखेंगे। तो यहाँ पर एपिसोड 172 का एंड करेंगे।